जो हो गया उसे सोचा नहीं करते, जो हो गया उसे सोचा नहीं करते, जो मिल गया उसे खोया नहीं करते। सफलता भी उनको हासिल होती है, सफलता भी उनको हासिल होती है जो वक्त और हालात पर रोया नहीं करते, जो वक्त और हालात पर रोया नहीं करते। नमस्कार दोस्तों, मैं खेमराज आपका हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल रेलवे की पाठशाला पे। और दोस्तों आज हम करेंगे रेलवे भर्ती परीक्षा ग्रुप डी के लिए अपनी केमिस्ट्री की क्लास नंबर 4 और ओवरऑल अपनी जो क्लास है ये आपकी 45 क्लास है, क्योंकि इससे पहले मैंने आपकी जो फिजिक्स है उसको 41 क्लास 41 क्लासेस में कंप्लीट करा रखा है। ग्रुप डी के लिए ये आपकी रामबाण क्लासेस हैं, पूरी तरह एनसीईआरटी पर बेस्ड। और गाइस आज हम करेंगे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंटरेस्टिंग इलेक्ट्रॉनिक विन्यास एप्ट। ये आपके रेलवे ग्रुप डी भर्ती 2018 में बार बार क्वेश्चन पूछे गए थे। 50 से ऊपर क्वेश्चंस गाइस इस टॉपिक से आपके पूछे गए थे आपके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एप्ट से। तो आज हम बिल्कुल जीरो लेवल से शुरू करेंगे। अगर आपको कुछ भी नहीं आता तो भी हम आपको पूरा सिखाएंगे। तो देखिए बात करते हैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की, इसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब देखिए इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखने से पहले हमको क्वांटम संख्याओं के बारे में पढ़ना पड़ेगा। अब ये क्वांटम संख्याएं होती क्या है, तो देखिए कोई भी जो आपका परमाणु होता है उसमें इलेक्ट्रॉन की स्थिति, उसकी ऊर्जा आदि को व्यक्त करने वाली जो आपकी संख्याएं होती हैं उन्हें हम क्वांटम संख्याएं कहते हैं। किसी भी परमाणु के अंदर जो आपके इलेक्ट्रॉन जो होते हैं उनकी ऊर्जा, उनकी स्थिति है ना, उनके चुंबकीय व्यवहार है ना, उनकी चक्रण आपका दक्षिणावर्त है, वामावर्त है, इसको प्रदर्शित करने वाली जो संख्याएं होती हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं, क्वांटम संख्याएं। जो आपकी 4 प्रकार की होती है, कौन कौन सी देखिए। एक होती है मुख्य क्वांटम संख्या यानी कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, दूसरी होती है द्विगंशी क्वांटम संख्या यानी कि आपकी अजीमुथल क्वांटम नंबर, और अगली जो होती है वो होती है चुंबकीय क्वांटम संख्या यानी कि आपका मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, और अगली जो होती है लास्ट वो है चक्रण क्वांटम संख्या यानी कि स्पिन क्वांटम नंबर। अब बात करते हैं कौन सी इंपॉर्टेंट है और क्वेश्चन कैसे बनते हैं। इनमें सबसे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपकी मुख्य क्वांटम संख्या है, इसके बारे में ही आगे बात करेंगे। यही आपके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखने में हमारी हेल्प करेगी। कौन कौन से नियम हैं जिनसे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखे जाते हैं सब कुछ बताएंगे। देखिए पहले थोड़ा सा इनके बारे में बात कर लेते हैं। देखिए मुख्य क्वांटम संख्या होती है ना, वो आपके जो परमाणु होते हैं उनमें कोष के बारे में बताती है। कोष जो होते हैं, शेल जो होते हैं, उनकी ऊर्जाओं के बारे में बताती है। अब देखिए मेरे को ना इनको समझाने के लिए आपको जो आपका नील्स बोर थे उन्हें परमाणु सिद्धांत दिया था। देखिए अभी हमने परमाणु सिद्धांत वाला चैप्टर नहीं पढ़ा है, वो देखिए हम बाद में पढ़ेंगे जब अपना जो आवर्त सारणी जो है, आधुनिक आवर्त सारणी, वो वाला चैप्टर पढ़ेंगे ना, तब हम परमाणु सिद्धांत के ऊपर बात करेंगे, है ना। तो देखिए मैं आपको यहां पर बता दूं कि आपके जो नील्स बोर थे उन्होंने क्या कहा था, उन्होंने ये कहा था कि आपका जो नाभिक होता है उसमें संकेंद्रीय वृत्ताकार कक्षाएं पाई जाती हैं इस प्रकार से। और इन्होंने ये कहा था कि आपका जो परमाणु होता है, जो एटम होता है, उसका संपूर्ण धनावेश उसके केंद्र पर स्थित होता है और केंद्र में ही प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पाए जाते हैं। और जो इलेक्ट्रॉन जो होते हैं, इलेक्ट्रॉन इसके चारों ओर संकेंद्रीय वृत्ताकार कक्षाओं में चक्कर लगाते रहते हैं। ये जो कक्षाएं हैं इनको इन्होंने प्रदर्शित किया था KLMN, यानी कि क्वांटम संख्या जो होती है ना वो आपके यही होती है। क्वांटम संख्या को स्मॉल n से प्रदर्शित करते हैं। n बराबर देखिए क्या होता है, 0 1 2 0 नहीं होता, इसमें ध्यान रखना, 1 2 3 4 इस प्रकार से होती है। और वो लिखते हैं KLMN, कुछ भी लिख सकते हैं, ध्यान रखना है। तो यहां से गाइस बहुत अच्छे प्रश्न बनते हैं। अभी मैं आपको बताऊं कौन कौन से प्रश्न बनते हैं। तो देखिए आपका नील्स बोर ने यह कहा कि जो आपके यहां पर जो इलेक्ट्रॉन होते हैं इनकी ऊर्जाएं क्या है, फिक्स है। इनकी जो एनर्जी है वो क्या है, फिक्स है। यानी कि वो यहां से यहां जाना चाहते हैं, तो अगर वो निम्न ऊर्जा से उच्च ऊर्जा में जाना चाहते हैं तो इन्हें ऊर्जा की आवश्यकता होगी, यानी कि ऊर्जा ग्रहण करनी पड़ेगी। और यहां से कोई इलेक्ट्रॉन उच्च ऊर्जा से नीचे कक्षा में आना चाहता है तो उसको ऊर्जा त्यागनी पड़ेगी। ये आपका नील्स बोर का सिद्धांत कहलाता है, इसको हम आगे पढ़ेंगे। इन्होंने ये कहा था कि जो इलेक्ट्रॉन होता है अपनी फिक्स कक्षाओं में चक्कर लगाता है, जिनकी ऊर्जा, जिनकी एनर्जी होती है वो आपके क्या होती है, सम, आपके अलग अलग होती है सबकी। और इन्होंने ये भी कहा था अगर ये आपका नाभिक है, इस नाभिक से जैसे जैसे दूर जाते जाएंगे वैसे वैसे जो आपका एटम है उसका क्या है, आकार बढ़ता जाएगा। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। आगे बात करते हैं। देखिए तो मुख्य क्वांटम संख्या जो होती है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, वो आपके जो परमाणु होती है उसमें जो आपके कोष पाए जाते हैं। अब बात करते हैं कोष क्या चीज होती है। इसे कक्षक भी कहते हैं, ध्यान रखना, इसे कक्षक भी कहते हैं। कोष या कक्षक, कक्षा एक ही बात है।
कक्षक, कक्षा, कोष तीनों एक ही बात है, इन्हें अंग्रेजी में सेल बोलते हैं। अब देखिए सेल क्या चीज होती है, कोष क्या चीज होती है, कक्षक क्या चीज होती है। तो देखिए किसी भी आपका जो नाभिक है, ये नाभिक है आपका, तो नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन यहां पर चक्कर लगाते हैं, है ना। तो देखिए जो कक्षक होते हैं, कोष होते हैं, सेल जो होते हैं, किसी नाभिक के चारों ओर का वह स्थान, किसी नाभिक के चारों ओर का वह स्थान जहां पर इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना ज्यादा होती है, उसे हम क्या बोलते हैं, कोष या सेल या कक्षक। ये आपके कहलाते हैं कोष, कक्षक, कक्षा या सेल, ठीक है। और इन्हें हम प्रदर्शित करते हैं मुख्य क्वांटम संख्या, इसको स्मॉल n से प्रदर्शित करते हैं, और ये आपके इस प्रकार से होती है। यानी कि अगर यहां से यहां अगर हम बात करें, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, तो ये KLMN, ठीक है। अभी आपको ऐसा लग रहा हो कुछ समझ नहीं आ रहा, क्योंकि मैं अभी आपको बेसिक चीजें बता रहा हूं, और यहीं से फिर आप शुरुआत करेंगे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की। दूसरे की बात करते हैं द्विगंशीय क्वांटम संख्या, यानी कि आपका जो द्विगंशीय क्वांटम संख्या, इसके बारे में। अब देखिए ये किसके बारे में बताता है, तो ये उपकोष की जानकारी देता है। भाई एक जो कोष है, एक जो सेल है, उसके अंदर कितने उपकोष हैं, ठीक है, उनके बारे में जानकारी देता है, यानी कि सब सेल के बारे में जानकारी देता है। और ध्यान रखना है, एक जो उपकोष, एक जो कोष होता है, उसके अंदर n-1 उपकोष पाए जाते हैं। यानी कि अगर आपका जो मुख्य क्वांटम संख्या है n बराबर 1 है, तो इसका जो मान होगा, इसको स्मॉल l से प्रदर्शित करते हैं, l बराबर क्या हो जाएगा 1 - 0, वो 1 - 1 बराबर क्या हो जाएगा 0, क्योंकि n - 1। तो ऐसे आपको ध्यान रखना है गाइज। यहां पर क्या होते हैं, n - 1 इसका फॉर्मूला होता है, और इस प्रकार से उपकोष संख्या निकालते हैं। ये आपके 4 उपकोष होते हैं, और 4 उपकोषों में आपकी जो आधुनिक आवर्त सारणी है वो यहां पर डिवाइड की गई है, SPDF। आपको अगर मैं यहां पर बताना चाहूं तो S जो ब्लॉक होता है आधुनिक आवर्त सारणी में, वर्ग संख्या 1 और वर्ग संख्या 2, यानी ग्रुप 1 और ग्रुप 2 के एलिमेंट होते हैं, उनको हम बोलते हैं S ब्लॉक। P ब्लॉक जो होते हैं आपके होते हैं 13 से लेकर 18 तक के जो एलिमेंट होते हैं, पे आपके जो ग्रुप 13 से ग्रुप 18 तक के एलिमेंट होते हैं P ब्लॉक में होते हैं। आपके D ब्लॉक जो होते हैं उसमें होते हैं 3 से और 12 तक के, यानी कि अगर ग्रुप 3 से ग्रुप 12 तक होते हैं आपके D ब्लॉक। और जो F ब्लॉक बच गया उसमें होते हैं आपके लैंथेनाइड और एक्टिनाइड ग्रुप, ठीक है। ये मैं आपको जब आवर्त सारणी पढ़ाऊंगा तब आपके इसके बारे में बताऊंगा। चलिए आगे बात करते हैं चक्र, आपका चुंबकीय क्वांटम संख्या, इसको हम प्रदर्शित करते हैं स्मॉल m से। और ये क्या करती है, जो स्पेस के अंदर यानी कि त्रिविम में 3D में जो आपके कोष या उपकोष होती हैं उनकी ज्योमेट्री को रिप्रेजेंट करती है। ये कितनी होती है, ये आपकी होती है -L से आपका +L। इसका मतलब क्या है, अगर यहां पर देखिए मान लीजिए मैं L का मान कितना ले लूं, L का मान मैंने ले लिया यहां पर 1, तो कितनी हो जाएंगी, ये एक तो जाएगी -1, एक हो जाएगी 0, एक हो जाएगी 1, इस प्रकार से ये निकलती हैं। अगर मैं L बराबर 2 ले लूं तो यहां पर निकलेगी -2, -1, 0, +1 और +2, इस प्रकार से, ठीक है। आगे बात करते हैं चक्रण क्वांटम संख्या। ये जो आपकी क्वांटम संख्या है इलेक्ट्रॉन के स्पिन की, यानी कि इलेक्ट्रॉन के चक्रण की, यानी कि इलेक्ट्रॉन जो है वो दक्षिणावर्त घूम रहा है, आपके जो नाभिक है उसके दक्षिणावर्त घूम रहा है या वामावर्त घूम रहा है, उसके बारे में आपकी जानकारी देती है। ये आपके जो इलेक्ट्रॉन होते हैं 2 प्रकार से घूम सकते हैं, है ना। तो एक होता है दक्षिणावर्त। दक्षिणावर्त का मतलब क्या है, दक्षिणावर्त जो होता है वो होती है घड़ी की सुई की दिशा में, यानी कि क्लॉकवाइज, ठीक है, क्लॉकवाइज, यानी घड़ी जैसे घूमती है ना वैसे। और जब आपके जो आपका इलेक्ट्रॉन होता है नाभिक के चारों ओर दक्षिणावर्त घूम रहा है ना, उस स्थिति में जो आपका स्मॉल s है, यानी कि आपकी जो चक्रण क्वांटम संख्या स्पिन क्वांटम नंबर है, इसका मान होता है आपका +½ और ध्यान रखना है, अगर ये वामावर्त दिशा में आपके चक्कर कर रहे हैं, वामावर्त दिशा में, यानी कि आपका एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आपका जो इलेक्ट्रॉन है वो चक्कर कर रहा है, तो s जो है आपका जो स्पिन क्वांटम संख्या है उसका मान होता है -½ तो ये थी आपकी क्वांटम संख्याएं, ये आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। इनको आप थोड़ा सा नोट डाउन कीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पर। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किन किन नियमों पर आधारित होता है, कैसे लिखते हैं, पूरा बेसिक से जानते हैं। लेकिन ये इंपोर्टेंट थी गाइज, क्योंकि यहां पर ये पूछ ली जाती हैं और ये इसी से रिलेटेड है। अभी हम इसी के आधार पर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखना आपको सिखाएंगे, ठीक है। तो चलिए आप इसको नोट डाउन कीजिए, फिर हम आगे कंटिन्यू करते हैं। गाइज एक चीज और नोट कीजिए, यहां पे मैंने देखिए इसको बताना भूल गया, ये होता है पाउली का अपवर्जन नियम, यानी कि पाउलिस एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। ये जो नियम होता है पाउली का अपवर्जन नियम, ये कहता है कि अगर किसी भी एटम के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन चक्कर कर रहे हैं, अगर कोई एटम है, कोई परमाणु है, उसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन है, 2 अलग अलग इलेक्ट्रॉन है, तो उसके लिए
चारों क्वांटम संख्याओं का मान बराबर नहीं हो सकता। यह आपका कहलाता है पाउली का अपवर्जन नियम। ध्यान रखना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। पूछ ले जाता है भाई पाउली का अपवर्जन नियम क्या है। तो पाउली का अपवर्जन नियम यह कहता है कि मान लीजिए एक एटम है, उसके पास 2 इलेक्ट्रॉन है, तो दोनों जो इलेक्ट्रॉन है 3 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं, कितने भी हो सकते हैं, लेकिन अगर हम कोई से भी 2 इलेक्ट्रॉन लें तो ध्यान रखना उन 2 इलेक्ट्रॉनों के लिए इनकी जो चारों क्वांटम संख्याएं हैं उनका मान समान कभी भी नहीं हो सकता। हो सकता है कि 3 का मान समान हो, लेकिन ध्यान रखना ऐसा कभी भी पॉसिबल नहीं है कि इनकी चारों क्वांटम संख्याओं का मान समान हो। यह आपका कहलाता है पाउली का अपवर्जन नियम। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। दोस्तों आप में से बहुत सारे लोग कमेंट करके पूछते रहते हैं कि सर कोई फ्री टेस्ट बता दीजिए रेलवे ग्रुप डी और एनटीपीसी के लिए। तो यहां पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि 1 फरवरी को मॉर्निंग 10 बजे मैथ स्पेशल का टेस्ट आने वाला है अनअकैडमी ऐप पर। तो वो आपके ग्रुप डी एनटीपीसी दोनों के लिए यहां पर होने वाला है। ये जो टेस्ट है इसमें आपको 60 मिनट मिलने वाले हैं और 40 क्वेश्चन होंगे जो आपके मैथ के होंगे स्पेशली, और ये आपके एनटीपीसी ग्रुप डी दोनों की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए यहाँ पर होने वाला है। टेस्ट बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे आपको लिंक दिया है। 1 फरवरी को आप इस टेस्ट को दे सकते हैं और जब आपको अनलॉक कोड मांगे तो आप खेमराज 10 कोड इस्तेमाल कर सकते हैं, जिससे आपको ये जो टेस्ट है बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगा। तो क्लास देखने के बाद वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप इस लिंक से अभी एनरोल कर सकते हैं और 1 तारीख को ये जो टेस्ट है इसको गाइस फ्री ऑफ कॉस्ट आप देख सकते हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे आपको लिंक दिया गया है। चलिए दोस्तों अब बात करते हैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भरते क्या है, कैसे भरते हैं और इनके नियम क्या है। तो देखिए इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भरने के 2 नियम है। एक आपका कहलाता है ऑफ-बाउ नियम, ऑफ-बाउ सिद्धांत, और दूसरा होता है हुंड का नियम। चलिए पहले बात करते हैं ऑफ-बाउ सिद्धांत के बारे में। तो देखिए ऑफ-बाउ ने क्या कहा कि जब आप किसी भी परमाणु के अंदर इलेक्ट्रॉन भर रहे हो तो उसके जो कक्षक हैं उसकी एनर्जी के आधार पर आप इलेक्ट्रॉन भरो। यानी कि इन्होंने ये कहा अगर आप किसी भी परमाणु का, किसी भी आपके तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिख रहे हो तो पहले जो आप इलेक्ट्रॉन भर रहे हो वो निम्न ऊर्जा में भरो, निम्न ऊर्जा वाले कक्षक यानी कि लो एनर्जी वाले आपके जो शेल है उसमें भरो, फिर बढ़ती हुई ऊर्जा के क्रम में लिखो। यह आपका कहलाता है ऑफ-बाउ नियम। तो फिर इनसे पूछा गया कि बताइए भाई किस जो आपका कक्षक है, कौन सा आपका सेल है जिसकी एनर्जी कम है, उसकी ज्यादा, किसकी ज्यादा है। तो फिर इन्होंने क्या किया, अपना एक सिद्धांत दिया। और देखिए मैं आपको याद कर देता हूं कैसे। देखिए 4 चीजें आपको ध्यान रखनी है। 4 आपके क्या होते हैं, उपकोष होते हैं, एस, पी, डी और एफ। ये आपको ध्यान रखने हैं, एस, पी, डी, एफ 4 क्या होते हैं, उपकोष। अब देखिए अगर n बराबर 1 है तो ध्यान रखना है कि इसके लिए आता है 1s। क्या आता है, 1s। अगर हम n बराबर 2 लेते हैं आपको एक एक बढ़ाते चलना है। भाई 2 के लिए क्या आएगा, 2s, और 2s तो आएगा। अब क्या हो जाएगा, p और ऐड हो जाएगा यानी कि 2p। अगर हम n बराबर 3 लेते हैं तो देखिए 3 के लिए क्या आ जाएगा, 3s और 3b और एक और बढ़ा दो, क्या आ जाएगा, 3d। आगे बात करें n बराबर 4 के लिए तो n बराबर 4 के लिए क्या आ जाएगा, यहां पर आ जाएगा 4s, यहां आ जाएगा 4p, यहां आ जाएगा 4d और यहां क्या आ जाएगा 4f। अब देखिए वैसे तो अगर हम बात करें तो अपने ग्रुप डी में इतने ही आते हैं, लेकिन एक बार हम पूरे लिख लेते हैं जो भी आपके होते हैं, हम फिर किसी का भी इलेक्ट्रॉन विन्यास लिख सकते हैं। अगर इतना लिखेंगे तब भी अपनी पार पड़ जाएगी, इतने ही लेवल के क्वेश्चन आते हैं। लेकिन फिर भी हम जो आपके पूरे हैं वो लिख लेते हैं। अगर n बराबर 5 लेते हैं तो यहां पर आ जाएगा 5s, 5p, 5d, है ना, और आपका आ जाएगा 5f। इससे ज्यादा आगे बढ़ेंगे नहीं, s, p, d, f इतने होते हैं। अगर बात करें n बराबर 6 के बारे में, यह आ जाएगा 6s, 6p। अब क्या करेंगे, एक एक घटाते चलेंगे, यहां आ जाएगा 6d। अगर बात करें 7 की, n बराबर 7 की, तो n बराबर 7 के लिए आ जाएगा 7s। ठीक है, इसके बाद बात करें याद आपका आ जाएगा 7p। यहां पर ये एक एक घटता चलेगा। अगर n बराबर 8 की बात करें तो यहां पर आ जाएगा ये आपका 8s। ठीक है, क्योंकि ये तो हट ही जाएगा। तो इस प्रकार से इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखने के नियम है। अब यहां पर क्या होता है, आप क्या कीजिए, इसको क्रॉस चेक करेंगे। कैसे करेंगे, क्रॉस चेक, यानी कि सबसे जो कम ऊर्जा है वो किसकी है, 1s की। तो ऐसे आपको तिरछा काटना है। देखिए सबसे कम किसकी है, 1s की, फिर वापिस से पीछे चल जाइए ऐसे। इसके बाद किसकी है भाई, 2s की। ठीक है, फिर वापिस से यहां से पीछे जाइए, फिर ऐसे तिरछा चलिए ऐसे, 2s और 3s ऐसे। ठीक है, ऐसे आपको क्रॉस चलना है। वापिस से पीछे चलिए यहां से, और यहां आप चलोगे तो यहां ऐसे चलेंगे, देखिए ऐसे ऐसे। ठीक है, फिर वापिस से पीछे चलिए, फिर हम करेंगे ऐसे, ये वाली सीरीज, फिर पीछे चलिए, फिर चलेंगे ऐसे।
तो यह आपका ये क्या होता है, इसे बोलते हैं आपका अफबाऊ नियम, यानी कि इस प्रकार से इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं। देखिए मैं आपको लिख देता हूं, अफबाऊ के अनुसार किस आपके जो परमाणु, किस आपके कक्षक है जिनकी ऊर्जा क्या होती है, सबसे कम होती है। पहली होती है जो क्रम होता है ना, ऊर्जा का क्रम जो सीक्वेंस है मैंने लिख दिया है, 1s में भरेंगे, फिर हम इलेक्ट्रॉन भरेंगे 1s के बाद 2s में, 1s 2s 2p, देखिए 1s 2s, फिर जाएंगे 2p, फिर आएंगे 3s, और 3s के बाद वापस जाएंगे, पीछे आएंगे 3p के बारे में, 3p से वापस आएंगे 4s, फिर जाएंगे हम पीछे, आपका आ जाएगा 3d, फिर आएंगे इधर 4p और आपका 5s। इतना बहुत है ना, ये आपका इतना ज्यादा पूछता नहीं है। ये याद हो गया आपको 1s, देखिए ये वाला याद हो गया ना, 1s 2s 2p 3s 3p 4s 3d 4p और 5s, ये आप याद कर लीजिए, ठीक है। इससे ही आपका इलेक्ट्रॉन के विन्यास है वो यहां पर भरे जाते हैं। अभी आपके सामने मैं आपको भर कर दिखाता हूं। पहली बात तो आपको ये सीक्वेंस याद होना चाहिए, 1s 2s 2p 3s 3p, ठीक है, 4s 3d और आपका 4p और 5s, ये आपको सीक्वेंस याद होना चाहिए। पहली बात तो ये। दूसरा आपको एक चीज और ध्यान रखनी है कि अधिकतम इलेक्ट्रॉन कितने भर सकते हैं। तो ध्यान रखना है कि s के अंदर, s ऑर्बिटल में जो अधिकतम इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं वो आपके आ सकते हैं 2। आपका जो p ऑर्बिटल है उसके अंदर अधिकतम इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं आपके 6। अगर हम बात करें d ऑर्बिटल की, तो d में अधिकतम आ सकते हैं आपके, ध्यान रखना है, d में अधिकतम आ सकते हैं कितने, 10, और f में अधिकतम जो आ सकते हैं वो आपके आ सकते हैं 14। सर कैसे याद रखेंगे, कंफ्यूज जाएंगे, कुछ नहीं करना, 4 ऐड कर दीजिए, ठीक है, 4 ऐड कर दीजिए, याद हो जाएंगे। भाई s में कितने करने हैं, s में अधिकतम इलेक्ट्रॉन आप भर सकते हो वो 2 भर सकते हो, p में अधिकतम भर सकते हो आप कितना, 6, d में कितने भर सकते हो 10, और f में कितने भर सकते हो 14। ध्यान रखना है, ये आपका दूसरी बात हो गई। तीसरी बात करते हैं हुंड का नियम, ये क्या कहता है, क्योंकि इसको भी अप्लाई करेंगे। तो हुंड का नियम ये कहता है कि जब आप किसी भी एक कोष के अंदर इलेक्ट्रॉन भर रहे हो, मान लीजिए हम 1s में इलेक्ट्रॉन भर रहे हैं, तो 1s में कितने इलेक्ट्रॉन भरने हमको, भाई 1s में हमको इलेक्ट्रॉन भरने हैं 2, ठीक है। तो इसने ये कहा कि पहले आप इसकी पूर्ति करो, ठीक है। इसने क्या कहा, पहले आप 1s में भरो, ऐसा नहीं कि एक इसको दे दिया और फिर डायरेक्ट इसमें पहुंच गए, ये आपका गलत है हुंड का नियम। यानी कि अगर आप अलग अलग कक्षकों में इलेक्ट्रॉन भर रहे हो तो पहले क्या करो, एक ही कोष में भरो, यानी कि पहले आप 1 इसमें भरो। ऐसा नहीं कि मान लीजिए आपको 6 इलेक्ट्रॉन भरने हैं टोटल, और एक इसको ऐसे नहीं भरना। इन्होंने कहा था कि पहले s को दो, s को जितनी जरूरत है पहले इसको दो, फिर 2s को दो, फिर बच गए तो फिर 2p को दो, इस प्रकार से आपको चलने हैं, ठीक है। अब चलिए मैं आपके सामने एक सिंपल सा यहां पर करके दिखाता हूं, ठीक है। देखिए मान लीजिए हमको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखना है हाइड्रोजन का, हम शुरुआत से चलेंगे गाइज, ठीक है, शुरुआत से चलेंगे हाइड्रोजन का। मान लीजिए हमको, आपको एक में दिखा देता हूं, जैसे सोडियम का हमको लिखना है, सोडियम का इलेक्ट्रॉन विन्यास लिखना है, तो आपको पहले पता होना चाहिए सोडियम कितने नंबर पे आता है। सोडियम का आपको इलेक्ट्रॉन पता होने चाहिए, सोडियम जितने नंबर पे आता है ना उतना ही इलेक्ट्रॉन होता है। सोडियम 11 नंबर पे आता है, 11 इलेक्ट्रॉन सोडियम के पास होते हैं। अब हमको 11 इलेक्ट्रॉन भरने हैं, तो कैसे भरेंगे, देखिए पहले हम क्या करेंगे, इस 1s से पूछेंगे कि भाई आपको कितने चाहिए, तो s में कितने आ सकते हैं 2, तो 2 तो इसको दे दिए, तो देखिए 1s और 2, ठीक है, क्या हो गया 1s 2, 2 गए, कितने बचे 9। अब क्या करेंगे, अब आएंगे हम 2s के पास, पूछेंगे 2s तुझे कितने चाहिए, ये भी s ग्रुप का है, इसको भी 2 चाहिए, तो लिख देंगे 2s और आपका 2, ठीक है। कितने हो गए, 2 और 2 4। अब कितने बचे भाई, इसके पास अभी तो बचे हुए हैं, क्योंकि अभी तो 7 बचे हुए हैं। अब हम आते हैं किसके पास, 2p के पास, और p से पूछते हैं भाई तुझे कितने चाहिए, तो p कहता है मुझे तो 6 चाहिए, तो हमारे पास 6 तो हैं अभी भी, तो हम क्या करेंगे 2p6, कितने हो गए 6, 2 8 और 2 10, अभी भी 1 बचा हुआ है। फिर कहां चलेंगे 3s के पास, और 3s से पूछेंगे तुझे कितने चाहिए, ये कहता है कि जो बच रहे हैं वही दे दे, इसके पास 1 ही बचा, अधिकतम 2 लिख सकते हैं। तो सोडियम का जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो गया गाइस, वो आपका हो गया 1s2 2s2 2p6 और आपका 3s1, ये आपका सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिख के हो गया। लेकिन आपको एग्जाम में हो सकता है कि ये वाला इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखने को नहीं मिले। फिर सर कैसे लिखेंगे, तो इसका देखिए दूसरा जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है ना, किसके आधार पर, इसलिए मैंने आपको पहले क्वांटम संख्याएं पढ़ाई हैं। ये तो आपका जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है ना, ये आपके अफबाऊ नियम के अनुसार है, ये जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है वो अफबाऊ सिद्धांत के अनुसार है। लेकिन अगर हम बात करें आपके क्वांटम संख्याओं के आधार पर, हो सकता है आपको क्वांटम संख्याओं वाला ही पूछे, और मैंने जो ग्रुप डी का पेपर देखा ना, वो क्वांटम संख्याओं के आधार पर ही है। तो वो क्या होता है, देखिए
उसमें क्या है कि भाई आप जो ये कर रहे हो ना, जैसे 1 है, 1 वाला है तो 1 वालों का अलग लिख दो, 2 है 2 वालों का अलग लिख दो, और 3 वालों का 3 वालों का अलग लिख दो। देखिए कैसे, देखिए इसमें क्या करते हैं, टोटल अगर आपके पास 11 इलेक्ट्रॉन है तो 1 में कितने भरे, 2, तो 2 लिख दिए। 2s और 2p में कितने भरे, 6 और 2 8, ऐसे लिख दिया। और 3 जो है 3 वाला ओनली s है तो इसमें लिख देंगे 1। तो ये होता है 281। ये आपने जरूर पढ़ा होगा, सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 281। ये कैसे आता है इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि मैं इसको मिटाना नहीं चाहता, इसलिए मैं आपको पूरे जो आपके इंपॉर्टेंट है सबका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास यहां पर लिखूंगा अभी, ठीक है। तो यहां पर मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा कि सोडियम का ये वाला इलेक्ट्रॉनिक विन्यास डायरेक्ट कैसे निकालें। सर डायरेक्ट निकालने का तरीका यह है, आपकी कक्षाएं जो आपकी क्वांटम संख्या पढ़ाई थी ना, आपको बाद में बता दूंगा। देखिए ये होती है K, L, M और N, है ना, ये होती हैं। इनमें जो इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं उनके बारे में बताया था। इनमें जो इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं ना, इसका फॉर्मूला गाइस होता है 2n²। और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये भाई साहब बहुत जबरदस्त इंपॉर्टेंट है। रेलवे ग्रुप डी में इससे गाइस बहुत सारे प्रश्न पूछे गए, कोई 20 प्रश्न पूछे गए हैं इस 2n² वाले फॉर्मूले से। 2n² का फॉर्मूला क्या कहता है, किसी भी कक्ष में अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या, मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन नंबर इन ए सेल, कैसे कैलकुलेट करेंगे, 2n²। यहां पर n क्या है, n है आपकी मुख्य क्वांटम संख्या, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, इसलिए मैंने पहले आपको प्रिंसिपल क्वांटम नंबर पढ़ा दी। तो ये आपका है 2n² यानी कि आपका मुख्य क्वांटम संख्या n। n क्या होती है, ये होती है 1 2 3 4। प्रश्न कैसे पूछे गए थे वो भी डिस्कस करेंगे। एक बार गाइस आप इस चीज को नोट डाउन कर लीजिए, फिर मैं आपके सामने जो अपना इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है उसको यहां पर नागिनांस करवाता हूं, ठीक है। कैसे भी क्वेश्चन आ जाए अपने सारे यहां पर करते हैं। एक बार आप इसको नोट डाउन कर लीजिए, क्योंकि ये बेसिक चीजें हैं और ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। तो एक बार आप इनको नोट डाउन कीजिए, फिर हम आगे डिस्कस करते हैं। दोस्तों अब बात करते हैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखना। पहले तो हम क्या करेंगे, जो आपके प्रमुख एलिमेंट है यानी कि प्रारंभिक 20-25 एलिमेंट जिनके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखेंगे, और फिर रेलवे ग्रुप डी में जो प्रश्न आए गए हैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के वो करेंगे। तो चलिए पहले बात करते हैं एटॉमिक नंबर, और इधर मैंने लिख दिया इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। पहले बात करते हैं 1 नंबर पे आते हैं, आपके आते हैं हाइड्रोजन भाई साहब। अब हाइड्रोजन का पोस्टमार्टम करें तो हाइड्रोजन जो होता है उसके पास इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, 1। सर कैसे पता लगेगा हाइड्रोजन के पास 1 ही इलेक्ट्रॉन है, तो देखिए अगर किसी भी एलिमेंट के ऊपर प्लस या माइनस, देखिए मैं आपको यही बता दूं, है ना, आयन के बारे में बता दूं। देखिए आयन क्या होते हैं, आयन कब बनते हैं, जो आपके आयन जो होते हैं ना, आयन जो होते हैं वो आपके कब बनते हैं, जब कोई एलिमेंट जो होता है, मान लीजिए आपके पास सोडियम है, अगर कोई आपका सोडियम आपको एलिमेंट है, जब वो इलेक्ट्रॉन त्यागता है या इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है ना, तब आपके आयन बनते हैं। आयन 2 प्रकार के होते हैं, एक आपका पॉजिटिव आयन, एक आपका होता है नेगेटिव आयन। जब कोई आपका एलिमेंट है वो इलेक्ट्रॉन त्यागता है तो आपके बनाता है पॉजिटिव आयन, और जब कोई आपका एलिमेंट है इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है तब वो बनाता है आपका नेगेटिव आयन। इलेक्ट्रॉन त्यागते क्यों हैं और इलेक्ट्रॉन ग्रहण क्यों करते हैं, तो ये अपने जो अंतिम अष्टक जो है उसको पूरा करने के लिए। अभी आपके सामने जब हम इलेक्ट्रॉन विन्यास लिखेंगे तब आपको पता लगेगा कि जो आपके तत्व जो होते हैं उनके अंतिम कोष अधूरा रहता है, उनमें कुछ न कुछ इलेक्ट्रॉन की कमी होती है, तो उसको पूरा करने के लिए, क्योंकि जब इनका अंतिम कोष पूरा हो जाएगा तो उन्हें स्थायित्व मिल जाएगा। ध्यान रखना है, उन्हें क्या मिल जाएगा, स्थायित्व मिल जाएगा। इसीलिए क्या करते हैं, जो भी आपके एलिमेंट होते हैं वो अन्य पदार्थों के साथ संयोजन करते हैं, और उस स्थिति में या तो इलेक्ट्रॉन त्याग देते हैं या आपके क्या कर देते हैं, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करते हैं। तो यहां पर अगर बात करें, आयन 2 प्रकार के होते हैं, एक धनावेश एक ऋणावेश, पॉजिटिव आयन और नेगेटिव आयन। पॉजिटिव आयन मान लीजिए आपका सोडियम है, सोडियम का इलेक्ट्रॉन विन्यास अभी लिखा था हमने 281 होता है, ठीक है। तो इसके पास अंतिम कोष में क्या है, 1 इलेक्ट्रॉन है। ये क्या कह रहा है कि भाई मैं 1 इलेक्ट्रॉन त्याग दूंगा तो मेरे पास क्या है, जो अंतिम कोष इसका काम खत्म हो जाएगा, मैं स्थायी अवस्था में आ जाऊंगा। इसलिए सोडियम इस अवस्था में होता है Na+, है ना। और अगर बात करें क्लोरीन की, क्लोरीन आता है 17 नंबर पे, तो 17 नंबर की बात करें तो 2 8 और 7 इस प्रकार से लिखेंगे, है ना। तो यहां पर होता क्या है कि इसके पास 1 इलेक्ट्रॉन कमी है क्लोरीन के पास। अगर इसके कोष में बताया था ना भाई 2 8 8 ऐसे होते हैं, ठीक है। तो यहां पर अगर ये इस प्रकार से आ जाएगा तो क्लोरीन क्या कहेगा, मैं स्थायित्व हो गया। तो यहां पर क्लोरीन क्या होता है, 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लेता है, इसलिए क्लोरीन क्या होता है इस प्रकार से, मैंने आपको कल ही बताया था। तो ध्यान रखना है इलेक्ट्रॉन के विन्यास लिखते समय कि भाई कितने इलेक्ट्रॉन है, इसका पता कैसे लगाएंगे। अगर किसी भी तत्व के पास किसी एलिमेंट जो होता है, अगर उसके पास पॉजिटिव और नेगेटिव कुछ भी नहीं लिख रखा, तो जितने प्रोटॉन होते हैं यानी कि जितने उसकी एटॉमिक नंबर होता है उतने क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन होते हैं। अगर पॉजिटिव और नेगेटिव है तो ध्यान रखना है जितने त्यागे हैं उतने ऐड कर दो, और जितने उसने क्या करें ग्रहण करें उतने क्या कर दो, घटा दो, ऐसे पता लगेगा। देखिए
तो आगे करते हैं, जैसे क्वेश्चन आएंगे आपको मैं समझाता चलूंगा। तो देखिए पहले बात करते हैं हाइड्रोजन की। हाइड्रोजन के पास जो इलेक्ट्रॉन है वो कितना हो जाएगा, 1। तो क्या करेंगे, सबसे पहले भरेंगे इलेक्ट्रॉन 1s में। किसमें भरेंगे, 1s में। और s में कितना आ सकते हैं, s1 हो, 1s हो, चाहे 2s हो, 3s हो। अगर s ऑर्बिटल है तो s ऑर्बिटल में बताया था 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, और हाइड्रोजन के पास तो 1 ही है, इसलिए ध्यान रखना इसका जो इलेक्ट्रॉन का विन्यास हो गया वो कितना हो गया, 1s। तो इलेक्ट्रॉन का विन्यास इसका क्या हो गया, 1s, ठीक है। और अगर हम क्वांटम संख्या के आधार पर लिखें तो इसका जो इलेक्ट्रॉन हो जाएगा वो अगर हम लिखें तो k, l और m, ठीक है। थोड़ा दूर दूर बनाता हूं। अगर हम क्वांटम संख्या के आधार पर इसका इलेक्ट्रॉन का विन्यास लिखें तो k, l और m, तो k में कितने इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, 1, क्योंकि ये प्रश्न भी मैंने देखा था, पूछ लिए जाते हैं, ठीक है, इस प्रकार से। अब आप कहेंगे सर k, हमको क्या पता कि k में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे, तो भाई 1s जो होता है, 1 वाले जो भी होते हैं वो k में आते हैं, 2 वाले जो 2s हैं, 2p है ना, वो आपके किस में आएंगे, l में। और m में क्या आ जाएंगे आपके 3 वाले, 3s, 3p, 3d, ये वाले किस में आएंगे, m में। ये आपको ध्यान रखना है। अब देखिए ये आपका हो गया किसका, हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। आगे बात करते हैं दूसरे के बारे में, जिसका नाम है आपका हीलियम। ये आपकी गैस होती है और ये आपको ध्यान रखना है, ये आपके वर्ग 18 के अंदर आती है। और आपको एक चीज पहले बता दूं, वर्ग 18 के जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उनमें वर्ग 18 के जो आपके एलिमेंट होते हैं उनका अंतिम कोष यानी कि लास्ट जो सेल होता है, आउटर सेल जो होता है, वो आपका फुल भरा हुआ होता है, ठीक है। देखिए तो हीलियम के पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2। तो 2 इलेक्ट्रॉन है, तो इसका जो इलेक्ट्रॉन का विन्यास होगा वो कैसे लिखेंगे भाई, किसको देंगे पहले इलेक्ट्रॉन, 1s को। तो 1s को इलेक्ट्रॉन देंगे, 1s में कितने आ सकते हैं, 2। तो ध्यान रखना है इसका जो इलेक्ट्रॉन का विन्यास होता है वो आपका होता है 1s2। क्या होता है, 1s2। अगर हम क्वांटम संख्या के आधार पर लिखें तो k में कितने आ गए, 2, और l में तो आएंगे नहीं, ठीक है। l कब आएंगे, जब 2s वाला हो। जब बात करें तीसरी, जिसका नाम है आपका लिथियम। लिथियम 3 नंबर पे आती है, इसका पोस्टमार्टम करते हैं। तो लिथियम के पास कितने इलेक्ट्रॉन है, 3। तो देखिए इसका इलेक्ट्रॉन विन्यास कैसे लिखेंगे भाई, पहले हम लिखेंगे 1s में, दिख रहा है ना आपको, ये पहले हम लिखेंगे 1s में। तो देखिए 1s और 1s में मैं इधर से लिख देता हूं, ठीक है, 1s में, ठीक है। तो 1s में कितने इलेक्ट्रॉन देंगे हम, 2, ठीक है। 1s को कितने इलेक्ट्रॉन देंगे, 2। अब 2 हो गए, 3 है, एक और भरना है, फिर किसको देंगे, 2s को। तो 2s, और 2s के पास कितने आ सकते हैं, मैक्सिमम 2, लेकिन हमारे पास तो 1 ही है, तो हम क्या करेंगे, 1 इलेक्ट्रॉन इसको देंगे। तो लिथियम का जो इलेक्ट्रॉन का विन्यास हो गया वो कितना हो गया, 1s2 2s1। क्या हो गया, 1s2 1s2 और आप क्या 2s1 हो गया, ठीक है। अब यहां पर आपको एक चीज बात और ध्यान रखनी है कि जब हम किसी भी तत्व का इलेक्ट्रॉन विन्यास लिखते हैं ना, मान लीजिए कोई बड़ा सा एलिमेंट आ गया तो इतना बड़ा इलेक्ट्रॉन विन्यास हो जाएगा। मान लीजिए किसी का परमाणु क्रमांक 90, 95, 100 ऐसा हो, तो उसमें तो हमको बहुत लंबा इलेक्ट्रॉन विन्यास लिखना पड़ेगा। तो वैज्ञानिकों ने क्या किया, वहां पर एक बेस मान लिया। बेस क्या मान लिया भाई, उससे पहले जो भी आपका अक्रिय गैस है, जो आपकी नोबल गैस होती है ना, वो आ जाती है ना, तो उसके आधार पर उनका इलेक्ट्रॉन का विन्यास लिखा जाता है। जैसे आपको पता है लिथियम से पहले क्या आ गई, हीलियम। तो इसका जो इलेक्ट्रॉन विन्यास लिखेंगे ना, इस 1s2 की जगह क्या लिख देंगे, हीलियम। कैसे, ऐसे हीलियम लिख देंगे, ऐसे कोष्टक लगा के, है ना, और फिर लिख देंगे इसका इलेक्ट्रॉन का विन्यास ऐसे। तो ऐसे भी इलेक्ट्रॉन विन्यास आपको मिलेंगे, ध्यान रखना है। जो आपका लिथियम है इसका इलेक्ट्रॉन विन्यास ऐसे लिखते हैं, हीलियम यानी कि हीलियम तक का आपको कैलकुलेट करना है, और एक्स्ट्रा क्या है 2s1, इस प्रकार से। अब देखिए अगर हम इनको KLM के रूप में लिखें, नॉर्मल जो इलेक्ट्रॉन विन्यास होता है उसके रूप में, तो कैसे लिखेंगे भाई, 1s में कितने आ सकते हैं, 1s जो है 1 तो अकेला ही है, तो 2, और इसके बाद में 2 शुरू हो गया, मतलब l कक्षा शुरू हो गई, यानी कि देखो n बराबर 1 इसके लिए होता है, n बराबर 2 इसके लिए होता है, n बराबर 3 इसके लिए होता है। तो यहां पर क्या होगा, यहां पर दूसरा जो है 2s1 यानी कि 1 इसमें आ जाएगा। इस प्रकार से लिखेंगे। आगे बात करें चौथे की, अब तो आपको समझ आने लग गया होगा, HELi, इसके बाद आका बेरिलियम। तो बेरिलियम जो है उसके पास इलेक्ट्रॉन जो होते हैं आपके पास 4 होते हैं। इनका लिखें तो क्या करेंगे, 1s में लिखेंगे, 1s में कितने आ सकते हैं, 2 लिख दिया। 2s में कितने आ सकते हैं, 2, काम खत्म, क्योंकि 2 और 2 4, 4 अपने पास है। तो इसका इलेक्ट्रॉन विन्यास कैसे लिखेंगे भाई, 1s2 जो है 1s2 वो तो हीलियम का है, तो इलेक्ट्रॉन विन्यास कैसे लिखेंगे, हीलियम तो हो गया। इसके अलावा क्या बचा, 2s2, ऐसे लिखते हैं, ध्यान रखना है 2s2। अगर इस रूप में लिखें तो कैसे लिखेंगे, इस रूप में लिखेंगे, 2 तो ये रहा आपका और 2 ये रहा, ठीक है, ऐसे। आगे बात करें आगे 5वें की, तो आपका जो 5 नंबर पे आता है HELIBE, आपका आता है B, है ना। 6 नंबर पे आता है BCNO FNE NA MG, यहाँ पर दिख रहा है ना इतना, ओके, NE NA MG AL
SI P, ठीक है, ये आपका 7, ये आपका 8, ये आपका 9, ये आपका 10, ये आपका 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, ठीक है, 20 तक हम देखेंगे। यहाँ पे दिख रहा है ना इतना, ओके, यहाँ इतना ही दिख रहा है, ठीक है, तो हम 15 तक यहाँ लिख लेते हैं, बाकी हम यहाँ पे लिख लेंगे। तो देखिए अब इनको मैं यहाँ पर मेड़ा देता हूँ और देखिए इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अब आप खुद लिख सकते हैं, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। नॉर्मली हम जैसे इसका लिखते हैं बी का, ये मैं नहीं लिखूंगा, देखिए पहले मैं कार्बन का लिख देता हूं आपके सामने। देखिए कार्बन जो है, क्योंकि सिंपल आप खुद कर लोगे, मैं आपके सामने कुछ का ही लिखूंगा, आप आगे खुद कर लोगे। जैसे कार्बन का लिखना है, कार्बन में क्या होगा, अगली कक्षा में इलेक्ट्रॉन जा रहा है। देखिए जो कार्बन है, कार्बन के पास इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, 6। ये आपको याद होनी चाहिए, देखो सीक्वेंस, ठीक है, ये आपको कहीं नहीं मिलेगा, आपको याद करना पड़ेगा। अब ये 6 इलेक्ट्रॉन है, तो देखिए 1s में भरेंगे 2 इलेक्ट्रॉन, 2s में कितने भरेंगे, 2 इलेक्ट्रॉन। बताया था भाई s में 2, p में 6, d में 10 और आपके f में 12 भर, आपके 14 भर सकते हैं। 2 और 2 कितने हो गए, 4। इसके बाद आते हैं 2p के ऊपर, ठीक है, तो 2p, p के पास कितने भर सकते हैं, p में भर सकते हैं कितने, 6 इलेक्ट्रॉन, लेकिन हमारे पास 6 तो टोटल ही हैं, 2 इसको दे दिए, 2 इसको, कितने बचे, 2। तो ध्यान रखना है ये आपका कार्बन का, ये इंपॉर्टेंट है ना, ये आपको ध्यान रखना है। तो इसका जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो गया, या तो आप लिख सकते हो 1s2, 2s2 और 2p2, ऐसे भी लिख सकते हो, या हीलियम लगाकर भी लिख सकते हो, ठीक है। अब यहां पर इसकी बात करें KLM के रूप में, तो देखिए 1s में कितने आ गए, 2, और ये क्या है, 2 के ही हैं, 2p और 2s और 2p, 2 और 2 4, ऐसे। आगे देखिए आप खुद कर लेंगे इनके। मान लीजिए मैं सोडियम का भी अभी आपके सामने मैंने करा दिया है। मान लीजिए मैं आपको मैग्नीशियम का लिख के बताऊं, ठीक है। देखिए मैग्नीशियम जो होता है आपके 12 नंबर पे आता है, तो मैग्नीशियम अगर 12 नंबर पे आता है, इसके पास 12 इलेक्ट्रॉन है, कैसे भरेंगे, देखिए पहले भरेंगे भाई 1s में, तो 1s के पास कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, 2। 2s में भरेंगे, 2s को कितने चाहिए, 2। 2p के बारे में बात करें, 2p के बारे में इसको चाहिए कितने, 6 चाहिए, तो कितने हो गए, 6, 2 8 और 2 10। अब भी इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन बच गए। 3s की बात करें तो 3s को चाहिए भाई साहब 2 इलेक्ट्रॉन। तो इस प्रकार से ये आपका मैग्नीशियम का इलेक्ट्रॉन विन्यास हो गया 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, यानी कि आपका 6, 2 8, 2 10, 2 12। तो ये आपका किसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो गया, मैग्नीशियम का। ये आपको ध्यान रखना है, इस प्रकार से आपको ध्यान रखना है। ये आपका मैग्नीशियम का हो गया, यानी कि ये वाला, ठीक है। आपको लिखना है 1s2, 2s2, 2p6 और आपका 3s2। अगर इसको भरें इसके आधार पर, तो 1s तो ये रहा, मतलब 2, 2s और 2p यानी कि 6 और 2 8, और s 3 वाला आ गया, तो 3 में कितने आ गए, 2 इलेक्ट्रॉन। तो इस प्रकार से ये आपका हो गया, ठीक है। आप इनको भर सकते हैं, ये कोई आपके अलग से नहीं है। अब मैं आपको 2 स्पेशल केस कराता हूं जो आपके वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए उनका भी मैं आपके सामने करा देता हूं, ठीक है। 2 क्वेश्चन है जो आपके स्पेशल है, फिर मैं आपको जो प्रीवियस क्वेश्चन में कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे गए हैं उनको करते हैं। देखिए 2 स्पेशल कौन कौन से, तो आपका क्वेश्चन जो आपका सीरीज नंबर 24 पे आता है, एक आपका आता है 29 पे। जो आपका 24 पे आता है वो आपका आता है क्रोमियम, ठीक है, क्रोमियम और Cr, इसको लिखते हैं, बड़ा बड़ा लिखता हूं, फिर आप कमेंट करते हो Cr, और 29 पे आता है कॉपर। अब सर इनमें स्पेशल क्या है, स्पेशल ये है, एक नियम लगता है। एक नियम क्या कहता है, एक नियम ये कहता है कि अगर आपके जो ऑर्बिटल हैं, ऑर्बिटल जो होते हैं ऑफकोर्स sp-df, देखिए आपको बता दो, देखो sp-df जो होते हैं s p d और f, तो यहां पर क्या इसमें 2 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं, इसमें p में कितने भर सकते हैं, 6, इसमें d में कितने भर सकते हैं अधिकतम 10, और f में कितने भर सकते हैं आपके 14। तो आपका एक नियम है जो ये कहता है कि जब आप इसमें 6 इलेक्ट्रॉन भर रहे हो, इसमें 10 भर रहे हो, इसमें 14, इसको छोड़ दो फिलहाल। ये आपका नियम ये कहता है कि जब आप इसमें 6 इलेक्ट्रॉन भर रहे हो तो इसका बिल्कुल आधा, मतलब कितने, 3, है ना। जब आप इसमें 10 इलेक्ट्रॉन भर रहे हो, इसका मतलब बिल्कुल 5, और जब इसमें आप बिल्कुल 7 इलेक्ट्रॉन भर रहे हो, आधा। ध्यान रखना है। तो यहां पर एक नियम होता है जो आपको कहता है कि आपके अर्धपूर्ण जो कोश होते हैं, अर्धपूर्ण उपकोश होते हैं, वो आपके क्या होते हैं, अधिक स्थायी होते हैं, है ना। जिनमें आधे इलेक्ट्रॉन भरे होते हैं वो क्या होते हैं, अधिक स्थायी होते हैं। आपके सामने मैं आपको करके बताऊंगा कि भाई कैसे स्थायी होते हैं। देखिए 2 एग्जांपल है, एक आपका है क्रोमियम और एक आपका है कॉपर। देखिए इनका इलेक्ट्रॉन विन्यास आपके सामने लिख के बताऊं। देखो क्रोमियम जो आता है 24 नंबर पे आता है, तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भरो। देखो यहां से, देखो यहां से भरेंगे तो देखिए 1s2, यहां से जाएगा 2s2, 2p6, आपका जाएगा 3s2, है ना, और आपका जाएगा 3p। एक बार काउंट कर लेते हैं, 2 और 2 4 और 2 10, 12, 24 है ना अभी तो यहाँ पर 12 और 6 कितने होगा, 18, 3p6, ठीक है। यहाँ पर 3p6, इसके बाद में आएगा 3p के बाद में 4s2
और इसके बाद आएगा 3D। ठीक है, तो देखिए 2 और 2 4 और 10 12, 12 और 6 18, 18 और 2 कितने हो गए 18 और 2 20, और यहाँ पे आ गया आपका 3D4। ठीक है, 3D4। अब देखिए यहां पर होता क्या है, यहां पर क्या होता है, ये मेन चीज है भैया, ये जो है ना आपका लफड़ा 4s2। लास्ट में क्या बचा, ये इंपॉर्टेंट है, यहां लास्ट में बचा 4s2 और 3D4। अब यहां पर अभी आपको बताया था भाई जो D है ना, D इसके पास अधिकतम 10 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। तो यहां पर इसकी प्रवृत्ति क्या होती है, इसका जो आधा भरा हुआ है, इसका मतलब है कि D में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं ना, तो अधिक स्थायी होता है। यानी कि अर्धपूर्ण जो आपके उपकोष होते हैं, हाफ फिल्ड जो आपके ऑर्बिट होते हैं, अधिक क्या होते हैं, स्थायी होते हैं। तो D बराबर 5 अगर स्थिति मिल जाती है तो ये आपका अधिक स्थायी हो जाता है। इस वजह से क्रोमियम क्या करता है, क्रोमियम इससे बोलता है कि भाई अपना 1 इलेक्ट्रॉन मुझे दे दे। तो यहां पर क्या होता है, यहां पर क्या होता है भैया, यहां पर इसका इलेक्ट्रॉन विन्यास ये न होकर ये हो जाता है। जो 4s है, 4s से तो इसके पास 1 इलेक्ट्रॉन ले लेता है और ये हो जाता आपका 3D5 रूप में आ जाता है। ध्यान रखना ये वाला नहीं होता, इसका ये वाला इलेक्ट्रॉन विन्यास होता है ये, यानी कि ये 4s1 3D5, क्योंकि जो आपका अर्धपूर्ण जो होते हैं है ना, क्योंकि 3D5 जो है अधिक स्थायी, इस वजह से 3D5 और 4s1 रूप में आ जाता है। इसी प्रकार से कॉपर का भी केस है। देखिए कॉपर के पास 29 इलेक्ट्रॉन है, अगर इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बने तो ये हो जाएगा, देखिए 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 और 3d9। ठीक है, लास्ट वाला लिख लेता हूं आपके सामने, इधर लास्ट वाला है 4s2 और आपका 3d9। कैलकुलेट कर लीजिए एक बार, 2 और 2 4 और 10 12, 12 6 18, 18 और 2 20 और 2 29, 29 नंबर पे आता है। तो यहां पर देखिए क्या स्थायी हो गया, यहां पर वही लफड़ा है, वही आपका स्थायित्व लफड़ा। यहां पर क्या चाहता है, जो 3D है, 3D में 10 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, तो यहां पर ये चाहता है कि ये अगर यहां से 1 इलेक्ट्रॉन ले ले तो 3D10 आ जाएगा। और 3D10 क्या होता है आपका स्थायी, मतलब या तो आधे भरे हुए हैं आपके होने चाहिए ऑर्बिटल, या पूरे भरे होने चाहिए, यानी कि हाफ फिल्ड होने चाहिए, या फुल फिल्ड जो होते हैं वो आपके अधिक स्थायी होते हैं। इस वजह से ये क्या कहता है, ये 4s से कहता है भाई एक अपना इलेक्ट्रॉन मुझे दे दे। तो यहां पर 4s क्या करता है, 4s तो रह जाता है 4s1 में, और ये आपका बन जाता है 3D10। तो ये आपके 2 स्पेशल केस है, क्रोमियम के और कॉपर के। इनके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इस प्रकार से होते हैं। ये आपके जो ऑर्बिटल होते हैं, अर्ध वाले जो होते हैं, आधे भरे होते हैं, हाफ फिल्ड और फुल फिल्ड, ये आपके अधिक स्थायी होते हैं। इस नियम के कारण यहां पर इनका जो अंतिम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है ये होता है, आपको ध्यान रखना है। चलिए इसको आप नोट डाउन कीजिए, फिर हम आगे जो आपके प्रीवियस क्वेश्चन पूछे गए रेलवे ग्रुप डी में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन से, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास से, उनको यहां पर करते हैं। एक बार आप नोट डाउन कर लीजिए। चलिए दोस्तों आगे बात करते हैं। अब मैं आपको जो आपका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है इसके प्रीवियस जो क्वेश्चन है उनको कराने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है जिनके बारे में बताना चाहूंगा। देखिए अभी हमने आधुनिक आवर्त सारणी नहीं पढ़ी है, इस वजह से थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही है, क्योंकि आपको जो एलिमेंट है उनको अभी पता नहीं है कि कौन सा एलिमेंट कहाँ है, कौन सा तो किस वर्ग में है ना, जो आपके आवर्त हैं और आपके जो ग्रुप हैं इनके बारे में अभी आपको ज्यादा समझ नहीं है। तो इसके जो कुछ क्वेश्चंस है, कुछ फैक्ट है जो आपको बाद में बता दूंगा। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर कुछ फैक्ट है, आपको एक बात ध्यान रखनी है कि आपके जो आधुनिक आवर्त सारणी है ना, जिसमें जो ग्रुप है और जो पीरियड है, मतलब 18 ग्रुप है और आपके 7 पीरियड हैं। तो एक जो ग्रुप होता है, मान लीजिए पहला ग्रुप है, दूसरा ग्रुप है, तीसरा ग्रुप है, तो मान लीजिए पहला ग्रुप है, तो पहले ग्रुप में जो एलिमेंट आते हैं, मान लीजिए आपके पहले ग्रुप में है, पहले ग्रुप के एलिमेंट है ये हलीना की रब से फरियाद, हलीना की रब से फरियाद, यानी कि हाइड्रोजन लिथियम सोडियम पोटेशियम रुबिडियम सीजियम और फ्रांसियम, ये आपके वर्ग 1 के तत्व हैं। अब इनमें क्या विशेषता होती है, आपको ध्यान रखना है कि कोई भी एक ही वर्ग के जो एलिमेंट होते हैं उनके अंतिम कोष में जो इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है ना, वो समान होती है। देखिए अगर हम हाइड्रोजन की बात करें, इसका जो अंतिम इलेक्ट्रॉन विन्यास होगा वो आपका 1s1 होगा, इसका क्या होगा 1s2 और आपका 2s1 होगा। इसके बात करें तो 1s2 2s2 2p6 और 3s1 होगा, यानी कि लास्ट में देखिए ये आएगा, इसका होगा लास्ट में 4s1, इसका लास्ट में आ जाएगा 5s1,
इसका लास्ट में आएगा 6s1 और इसका आएगा 7s1। इस प्रकार से आपके आते हैं, ये आपको ध्यान रखने हैं। यानी कि एक ही ग्रुप जो होता है, एक ही जो आपका वर्ग होता है, उसके जो एलिमेंट होते हैं उसके अंतिम कोश में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं ना, उनकी संख्या क्या होती है, समान होती है। जैसे वर्ग एक जो है ग्रुप 1 है, मैं आपको लिख देता हूं, जो आपका ग्रुप 1 है ना, ग्रुप 1 उसके अंतिम कोश में जो इलेक्ट्रॉन संख्या होती है वो आपके 1 होती है। ग्रुप 2 है यानी कि आपका वर्ग 2 के तत्व है, उनके अंतिम कोश में जो इलेक्ट्रॉन संख्या होती है 2 है। जैसे इसका एग्जांपल की बात करूं, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम। ठीक है, दिख रहा है ना यहाँ तक ये? ओके। अगर मैं ग्रुप 2 की बात करूं, वर्ग 2 की बात करूं, तो इनके अंतिम कोश में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। और इनके एग्जांपल की बात करूं तो देखिए आपका आ जाएगा बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम और आपका रेडियम। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। बेटा मांगे कार स्कूटर और बाप राजी, BA और RA, बेरियम और आपका रेडियम, ये आपको ध्यान रखने हैं। अगर हम बात करें ग्रुप 13 की, ग्रुप 13 की बात करते हैं, 14 की बात करते हैं, 15 की बात करते हैं, 16, 17 और 18, यही इंपॉर्टेंट है। देखिए इनके जो अंतिम इलेक्ट्रॉन होते हैं, इनके पास वो होते हैं 3, इसके पास 14 के पास होते हैं अंतिम कक्षा में इलेक्ट्रॉन 4, इसके पास होते हैं 5, इसके पास होते हैं 6, इसके पास होते हैं 7 और इसके पास होते हैं 8। अब देखिए पहली बात तो ये एक आपका अष्टक नियम दिया गया था। अष्टक नियम क्या कहता है कि किसी भी तत्व की जो संयोजकता होती है ना, उसके अष्टक में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की संख्या के आधार पर तय होती है। अब ये संयोजकता होती क्या है, इसको अंग्रेजी में बोलते हैं वैलेंसी। वैलेंसी का मतलब होता है कोई भी आपका तत्व है कितने बंध बना सकता है। आपको मैं आगे जो अगली क्लास होगी इसमें रासायनिक बंधन पढ़ाऊंगा, मतलब इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड होते हैं ना, आपका केमिकल बॉन्ड वो कितने प्रकार के होते हैं, कैसे कैसे बनते हैं। फिलहाल आप ये समझ लीजिए कि वर्ग 13 में अंतिम कक्षा में 3 इलेक्ट्रॉन, 14 में 4, 15 में 5, 16 में 6, 17 में 7 और 18 में 8 होते हैं। अब इससे क्या पता लगता है, इससे ये पता लगता है कि आपका जो वर्ग 13 है इसके अंतिम कोश में 3 इलेक्ट्रॉन है और अष्टक नियम के अनुसार क्या होता है कि भाई 8 इलेक्ट्रॉन अधिकतम आ सकते हैं अंतिम कक्षा में। ध्यान रखना है, मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन इन लास्ट सेल, ये आपका क्वेश्चन पूछा गया है बहुत बार रेलवे ग्रुप में। किसी भी तत्व है उसकी अंतिम जो कक्षा होती है उसमें 8 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, ये आपका अष्टक जो आपका नियम है वो कहलाता है। मैक्सिमम है, ये ध्यान रखना, मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन इन लास्ट सेल, यानी कि कोई भी ऑर्बिटल है उसकी जो कक्षा है उसमें अंतिम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। ध्यान रखना है कि 8 आ सकते हैं, है ना। अब देखिए इससे क्या होगा, देखिए 8 है। अब देखिए आपके पास 13वें ग्रुप का कोई भी एलिमेंट है, जैसे आपके पास मान लीजिए ये है आपके जो आपका 13वां ग्रुप होता है ना, जो इसके आपके होते हैं मैंगन, आलू, गाजर, इन, थैला। ठीक है, यानी देखिए बोरोन, एल्युमिनियम, गैलियम, इंडियम और थैलियम। ठीक है, ये आपके हैं। अब इनकी विशेषता क्या है कि भाई इनके अंतिम कोश में 3 इलेक्ट्रॉन है। अब देखिए 8 इलेक्ट्रॉन टोटल हैं, तो बताइए क्या करेगा ये, या तो इसके पास जो 3 इलेक्ट्रॉन है उसको ये त्याग दे या फिर 5 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके ये 8, देखो इसको 8 चाहिए। ठीक है, आपका जो ये है ना, ये आपका 13, तो इसको हम कैसे लिखेंगे, 2, 8 और 3। अब शर्त ये है या तो ये 3 इलेक्ट्रॉन को त्यागे तब ये 2 और 8 की फॉर्म में रहेगा, तब इसका रहेगा, या फिर ये जो 3 है ये बनकर 8 हो जाए। अब मेरे को बताइए कि भाई यहां पर ये 3 है, क्या ये 3 त्यागना आसान है, फिर 8 आपके 5 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करना आसान है? भाई 3 इलेक्ट्रॉन त्यागना आसान है ना। इसलिए ध्यान रखना कि ये वाले जो एलिमेंट है इनके संयोजकता होती है, वैलेंसी क्या होती है, प्लस की 3 होती है। इन सारे जो एलिमेंट है इनकी संयोजकता होती है प्लस की 1 होती है, इनकी +2 होती है। और अंतिम कोश में भी इलेक्ट्रॉन इन सबके में +1 ही होता है, मतलब इन सबके अंतिम कोश में क्या होता है, 1 ही इलेक्ट्रॉन होता है। इन सबके पास अंतिम कोश में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, इन सबके पास अंतिम कोश में 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं। बात करते हैं इसकी, तो देखिए इसकी ये आपका है कांसी, गए, शंकर, पार्वती। ठीक है, अब देखिए यहां पर ये जो आपका है कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम और आपका जो लेड है, पारा जो है, अब इनके बारे में देखिए ये क्या होते हैं, इनके पास अंतिम कोश में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब 4 इलेक्ट्रॉन है, इनको भैया 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो बताइए 4 इलेक्ट्रॉन त्यागेंगे या फिर 4 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेंगे? तो सीधी सी बात है 4 इलेक्ट्रॉन त्याग भी सकते हैं, 4 इलेक्ट्रॉन ग्रहण भी कर सकते हैं। तो ये जो तत्व होते हैं ना इनकी संयोजकता क्या होती है, वैलेंसी होती है 4। तो क्वेश्चन पूछे जाता है, इसलिए मैं आपको ये बता रहा हूं कि इनमें पूछा जाता है बताइए इनके अंतिम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन है, तो आपके ये होते हैं 4। अगर वर्ग 5 की बात करें, इसमें आपके आते हैं नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, नेपाल, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया, सब भिखारी। ठीक है, ये आपकी ट्रिक होती है। नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, बिस्मिथ, ये आपके होते हैं। अब देखिए इसमें क्या होता है
इसमें क्या होता है एंटीमनी और उसमें, तो इसमें क्या होता है कि आपके सब जो आपके हैं इनमें अंतिम कोष में 5 इलेक्ट्रॉन है, 5 इलेक्ट्रॉन के लास्ट सेल में। अब 5 इलेक्ट्रॉन अगर इनकी अंतिम कक्षा में है तो इनको चाहिए भैया कितने, 8। अब इसलिए क्या करते हैं, ये सारे के सारे जो आपके एलिमेंट हैं, ये तत्व हैं, वो 3 इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लेते हैं। तो 5 तो है, 3 और ग्रहण कर लेंगे, कितने हो जाएंगे, 8। तो ध्यान रखना है ये जो है इनके अंतिम कोष में 5 इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, लेकिन संयोजकता की बात करें तो संयोजकता इनकी होती है -3। अगर बात करें वर्ग संख्या 16 की, वर्ग संख्या 16 के पास अंतिम रूप से 6 इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। अब देखिए अगर इनके 6 इलेक्ट्रॉन की बात करें तो देखिए ओल्ड, स्टाइल, से, टीपो, देखिए ऑक्सीजन, सल्फर, सिलिका, आपका सेल्यूलियम, आपका टेलुरियम और आपका पोलोनियम, ये इसके क्या है आपके एलिमेंट है। अब देखिए इनके पास अंतिम कक्ष में 6 इलेक्ट्रॉन है, इसलिए क्या करेंगे, अपना अष्टक पूरा करने के लिए क्या करेंगे, 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेंगे। इसलिए जो भी आपके ये वर्ग 16 के एलिमेंट है इनकी संयोजकता क्या होती है, -2 होती है। ये आपको ध्यान रखने अष्टक नियम के अनुसार। आगे बात करें ग्रुप नंबर 17 की, तो इसमें क्या होते हैं, अंतिम कोष में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। इसमें कौन कौन से आते हैं, F, Cl, Br, I और At, ठीक है। यानी कि आपका फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और आपका एस्टेटिन, ठीक है, ये आपके आते हैं। इनके पास क्या होता है, इनके अंतिम कोष में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं और 7 इलेक्ट्रॉन होने के कारण इनको अष्टक पूरा करने के लिए सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन की जरूरत होती है। इसलिए इनकी जो संयोजकता होती है, वैलेंसी होती है -1 होती है। अगर हम बात करें वर्ग 18 की, तो वर्ग 18 जो होते हैं इसमें कौन कौन से, देखिए हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जिनॉन और आपका रेडॉन, ये आपकी होती है। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है, ठीक है। तो आपका देखिए हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जिनॉन और आपका रेडॉन, ये आपकी वर्ग 18 की आपके क्या है, आपके नोबल गैसेस इनको बोलते हैं, उत्कृष्ट गैस इनको बोलते हैं, शून्य ग्रुप इनको बोलते हैं, बहुत सारे नाम है। अब इनका जो अष्टक जो है वो आपका भरा हुआ है, इनके अंतिम कोष में कोई इलेक्ट्रॉन, आपका जो इलेक्ट्रॉन है वो आपके 8 है, यानी कि इन्हें इलेक्ट्रॉन की जरूरत ही नहीं है। तो ध्यान रखना है क्वेश्चन कैसे पूछ जाता है, निम्न में से किसके अंतिम कोष भरा हुआ है, प्रश्न पूछेगा निम्न में से किसका अंतिम कोष भरा हुआ है। ध्यान रखना वर्ग 18 के एलिमेंट जो भी है, हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जिनॉन और रेडॉन, ये सब के सब जो हैं इनके अंतिम कोष भरे हुए होते हैं। तो ये चीज आपकी इंपॉर्टेंट थी। चलिए अब हम आपके सामने अपने जो प्रीवियस क्वेश्चन आते हैं उनके बारे में डिस्कस करते हैं, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। अब देखिए ये आपको थोड़ा अजीब इसलिए लग रहा होगा क्योंकि अभी हमने आधुनिक आवर्त सारणी नहीं पढ़ी है। जब आपको आधुनिक आवर्त सारणी पढ़ा दूंगा ना, ये आपको चुटकियों पे याद होंगे। वर्ग 13 में कौन कौन से, आप खुद बता देंगे वर्ग 13 में कौन कौन से हैं, है ना। बोरोन का आपका जो वर्ग आपका वर्ग 13 है, बोरोन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम, ये आप खुद बता दोगे। 14 में बात करें कार्बन, सिलिकॉन, है ना, जर्मेनियम, आप खुद बता दोगे इनके बारे में, ठीक है। तो जब आपको ये आधुनिक आवर्त सारणी पढ़ाऊंगा, मॉडर्न पीरियड टेबल, उसका आप वेट कीजिएगा। अभी हम फिलहाल बेसिक पढ़ रहे हैं। तो देखिए क्वेश्चन की बात करते हैं जो अपने इलेक्ट्रॉनिक विन्यास से पूछे गए हैं। देखिए तो देखिए इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का जो पहला प्रश्न है वो ये है, ठीक है। पहला प्रश्न ये है कि आपका जो 239 जो है वो है कि हीलियम को छोड़कर, यानी कि एक्सेप्ट हीलियम, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन इन आउटर सेल ऑफ नोबल गैस, यानी कि हीलियम को छोड़कर सभी नोबल गैसों में बाहरी कोष में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये बता दिया भाई। ये है ना, हीलियम को छोड़ दो क्योंकि हीलियम के पास तो 2 इलेक्ट्रॉन है, इसलिए इसका इलेक्ट्रॉन विन्यास क्या हो जाएगा, 2 ही होगा। अगर नियोन की बात करें, नियोन के पास 10 इलेक्ट्रॉन होते हैं, कैसे लिखेंगे, 2 और 8, ठीक है, इस प्रकार से, है ना। आर्गन के पास कितने होते हैं, 18, कैसे लिखेंगे, 18 को लिखेंगे 2, 8, 8, तो अंतिम कोष में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 8, ये आपको ध्यान रखना है। तो क्वेश्चन क्या था कि भाई हीलियम को छोड़कर सभी नॉर्मल गैसेस में सबसे बाहरी कोष में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन इन आउटर सेल ऑफ नोबल गैसेस एक्सेप्ट, आपका एक्सेप्ट हीलियम, तो ध्यान रखना है 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। दूसरे क्वेश्चन की बात करते हैं। दूसरा क्वेश्चन है सर्वाधिक स्थिर, है ना, और अक्रिय परमाणुओं के बाह्य कोष में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होती है, यानी कि आपकी जो नोबल गैसेस होती है, जो आपकी अक्रिय गैस होती हैं, उनके अंतिम कोष में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, बता दिया। ऑप्शन में देखिए 4, 1, 6 और 8 है, तो ध्यान रखना है कि 8 होते हैं। अगला जो क्वेश्चन है वो ये है कि यदि एक तत्व का इलेक्ट्रॉन का विन्यास 2, 8, 5 है, उस तत्व का नाम क्या है, यानी कि इफ द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एन एलिमेंट इज 285, इफ द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एन एलिमेंट इज 285, देन व्हाट इज द नेम ऑफ दिस एलिमेंट, यानी कि इस एलिमेंट का नाम क्या है, इस तत्व का नाम क्या है। तो देखिए ये जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखा जाता है ना, ये इलेक्ट्रॉन ही होते हैं। तो दोनों आप पूरे इलेक्ट्रॉन जोड़ लीजिए, 2 + 8
+5 कितने हो गए 15। इसका मतलब 15वें नंबर पे कौन आता है, इनडायरेक्टली आपसे ये पूछ रहा है भाई 15वें नंबर पे कौन आता है, तो 15वें नंबर पे कौन आता है, फास्फोरस। भाई साहब मैंने आपको बताया था भाई शुरू के 20 तक तो आपको एटलीस्ट याद होने चाहिए, ठीक है, तभी अपनी केमिस्ट्री में पार पड़ेगी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन यह है कि इलेक्ट्रॉन की वह संख्या जो अंतिम कोश में रह सकती है। अभी मैंने आपको बताया था कि इलेक्ट्रॉन की आपके मैक्सिमम संख्या जो आपके अंतिम कोश में रह सकती है वो आपकी कितनी होती है, 8। यहां पे देखिए ध्यान रखना है कि 8 मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन होते हैं जो आपके अंतिम कोश में हो सकते हैं। ध्यान रखना ये प्रश्न ऐसे नहीं बोल रहा कि भाई के कक्षा में, एल कक्षा में, एम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, वो आपके 2n² से निकलते हैं। ये पूछ रहे हैं कि लास्ट जो ऑर्बिटल है उसमें मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने हो सकते हैं, आपको ध्यान रखना है 8। चलिए आगे बात करते हैं। आगे आपको बोला गया है उन 3 तत्वों को पहचानिए जिनके अंतिम कोश में 1 इलेक्ट्रॉन है। आइडेंटिफाई दीज 3 एलिमेंट who have one electron in its last shell। ठीक है, मैं पूरी कोशिश करता हूँ गाइस इंग्लिश में जो ट्रांसलेट करने की, ठीक है, फिर भी थोड़ा बहुत ऊपर हो ही जाता है, ठीक है। तो यहां पर आपसे बोल रहा है कि उन 3 एलिमेंट की आप पहचान कीजिए। आइडेंटिफाई द 3 एलिमेंट जिनके अंतिम कक्ष में 1 इलेक्ट्रॉन है। ये रहे ठीक है, मैंने आपको बता दिया 1 इलेक्ट्रॉन के हैं। ऑप्शन देखिए, मैग्नीशियम, कैल्शियम, बेरियम, इनके पास 2 हैं। लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, यही ऑप्शन था, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 2 है, इसका आंसर आ जाएगा। आगे बात करते हैं। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 244, यदि क्रिप्टॉन की परमाणु संख्या द एटॉमिक नंबर ऑफ क्रिप्टॉन इज 36, उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा। बड़ा सिंपल सा, देखिए आपको बोला गया है जो क्रिप्टॉन है, क्रिप्टॉन ये रहा क्रिप्टॉन का आपको परमाणु संख्या दे रखी है, एटॉमिक नंबर 36 दे रखा है। पूछा है बताइए इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा। कैसे करेंगे, भरना है आपको इस रूप में, बताया था ना 2 8 8 और 18 18 और 32 32, इस रूप में भरना है आपको, ध्यान रखना है। ये आपका 1 पीरियड 2 पीरियड 3 4 7 पीरियड होते हैं, उनमें ऐसे भरते हैं। देखिए 36 है, पहले भरेंगे इसमें 2, फिर 8, फिर 8, कितने हो गए 8 और 2 16 18 और 18 18 36। तो ये हो जाएगा आपका जो आपका क्रिप्टॉन है, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 8 8 18। ठीक है, तो यहाँ पर 2 8 8 18 2 8 8 18, ठीक है, इस प्रकार से हो जाएगा ये आपको ध्यान रखना है ये वाला ऑप्शन। चलिए आगे बात करते हैं। अगला जो क्वेश्चन है वो ये है क्वेश्चन नंबर 245, एक तत्व का इलेक्ट्रॉन विन्यास 2 8 2 है, इस तत्व का नाम बताइए। बड़ा सिंपल सा, बताइए इससे सीधा क्या हो जाएगा। एक जो आपका इलेक्ट्रॉन एक तत्व है जिसका इलेक्ट्रॉन विन्यास आपको दे रखा है 2 8 2, पहचानिए भाई, जोड़ दीजिए 2 + 8 + 2 कितने होंगे 12। 12 नंबर कौन सा आता है, मैग्नीशियम आता है। ठीक है, मैं आपको बताया था भाई 20 तक के तो आपको याद होने चाहिए, इनसे क्वेश्चन घूम फिर के आते हैं। चलिए आगे बात करते हैं। यदि एक तत्व का परमाणु क्रमांक 8 है तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बताइए। 8 है, 8, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो जाएगा 2 और 6, 2 और 6 हो गया ना। ध्यान रखना मैंने आपको जो बताया ना, जो आप बाहु वाला, वो वाला आपका बहुत कम पूछ जाता है, स्पेशली एनटीपीसी में पूछ जाता है। ठीक है, और ये जो आपका ये वाला होता है ना 2 8 8 18 18 32 32, वो अपने ग्रुप डी में आता है, तो आपको वो वाला ही ध्यान रखना है। आप वो वाला भी मान लीजिए पूछ ले इस बार, तो आपको ध्यान रखना है भी बड़ा सिंपल सा है, कोई ज्यादा वो नहीं है। आगे बात करते हैं, निम्न में से कौन सा एक धातु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ना, इसको आप नोट डाउन कीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस। देखिए आपको एक चीज ध्यान रखनी है, धातु के बारे में आपको मैंने एक चीज आपको ध्यान रखना है भाई, धातु क्या होती है, जो इलेक्ट्रॉन त्यागती है उन्हें क्या बोलते हैं, धातुएं। जो इलेक्ट्रॉन त्याग देती हैं और धनायन बनाती है उन्हें क्या बोलते हैं, आपके धातु बोलते हैं, मेटल बोलते हैं। तो ध्यान रखना है कि धातु जो होती है वो आपके या तो 1 इलेक्ट्रॉन त्यागने वाली, 2 इलेक्ट्रॉन त्यागने वाली, या फिर 3 इलेक्ट्रॉन त्यागने वाली होती हैं। यानी कि ऐसे एलिमेंट, ऐसे तत्व जिनके अंतिम कोश में या तो 1 इलेक्ट्रॉन हो, या 2 इलेक्ट्रॉन हो, या फिर 3 इलेक्ट्रॉन हो, नॉर्मली वो आपके कहलाते हैं मेटल। ध्यान रखना है मेटल, यानी कि आपके धातु कहलाते हैं। और ऐसे तत्व जिनके अंतिम कोश में 4 इलेक्ट्रॉन हो, है ना, 4 में क्या होता है, देखो 4 को छोड़ दो, 5 6 7 और 8, ये क्या होती है आपके नॉन मेटल होती हैं। क्या होती हैं, नॉन मेटल। अब देखिए मैंने 4 को क्यों छोड़ा, क्योंकि आपका 4 जो है ना ग्रुप, आपका 4 इलेक्ट्रॉन का मतलब है ग्रुप 14। तो ग्रुप 14 में क्या होती है, आपके धातु भी हैं, उपधातु भी हैं, और आपके क्या है, अधातु भी हैं। इसलिए वहां पर हम इलेक्ट्रॉन विन्यास फिक्स नहीं कर सकते। लेकिन अगर कोई आपका तत्व है जिसके अंतिम कोश में 1 इलेक्ट्रॉन है, 2 है, 3 है, वो आपकी धातु होती है, ध्यान रखना है। और जिसके पास 5 6 7 8 इलेक्ट्रॉन है, आपके नॉन मेटल होती है।
आधुनिक आवर्त सारणी जो है उसमें बाईं तरफ लेफ्ट साइड सारी सारी क्या है, धातु है, मेटल है, और राइट साइड क्या है आपकी अधातु यानी कि नॉन मेटल है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बात करते हैं। ये आपको नोट डाउन करना है कि अगर 1 2 3 इलेक्ट्रॉन है अंतिम कोश में तो वो क्या होती है, आपकी मेटल को प्रदर्शित करती हैं। चलिए आगे बात करते हैं। जिस परमाणु की बाह्य कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या पूर्ण होती है उनकी संयोजकता क्या होती है। देखिए क्वेश्चन ये है, ऐसे एलिमेंट जिनकी जो आउटर सेल है वो फुल है ना, जितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं वो फुल है, अष्टक जिनका फुल है उनकी संयोजकता क्या होती है। ये रे भाई साहब बताया था ना मैंने, भाई वर्ग 18 जो है इनका जो अंतिम कोश है वो फुल भरा होता है, इन्हें कोई मतलब नहीं है दूसरे तत्वों से, ये बंद ही नहीं बनाते हैं, बॉन्ड नहीं बनाते हैं, तो फिर क्या है इनकी जो संयोजकता है वैलेंसी क्या होती है, 0। भाई बॉन्ड ही नहीं बनाना, किसी से लेना ना तो किसी से देना, तो ध्यान रखना है कि इनमें क्या होता है, इनकी संयोजकता वैलेंसी क्या होती है, 0। ठीक है चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला जो क्वेश्चन है वो ये है, अगला जो क्वेश्चन है वो है कि समान रासायनिक गुण वाले 2 तत्व के लिए कौन सा विकल्प सही है। इसका मतलब है कि जिनके केमिकल प्रॉपर्टी समान है तो कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो ध्यान रखना है अगर कोई एलिमेंट है जिनके अंतिम कक्षा है उसमें अगर इलेक्ट्रॉन समान है ना, मान लीजिए ये, तो इनकी जो आपकी केमिकल प्रॉपर्टी होती है ना सबकी क्या होती है, समान होती है। हाइड्रोजन लिथियम यानी कि अगर ये क्या है, सारे के सारे धातु हैं। ठीक है, तो ये जैसे रिएक्शन करेगा ना वैसा ही इसके साथ रिएक्शन करेगा। तो आपको ध्यान रखना है अगर कोई आप एलिमेंट है, ऐसे एलिमेंट जिनके जो अंतिम कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन है वो आपके समान है, मान लीजिए 2 एलिमेंट है, एक आपका लिथियम है, सोडियम है, तो ध्यान रखना लिथियम में जो प्रॉपर्टी होगी ना सोडियम भी आपकी वही प्रॉपर्टी दिखाएगा। अगर इसकी बात करें तो नियोन में जो प्रॉपर्टी है वही आर्गन दिखाएगा। मतलब जो केमिकल जो आपके क्या है, रासायनिक जो गुण है, केमिकल जो आपकी प्रॉपर्टी है वो समान होती है। कब, जब अंतिम कक्षा में इलेक्ट्रॉन क्या हो, समान हो तब। चलिए आगे देखते हैं। आगे जो प्रश्न है वो ये है, किस तत्व के अंतिम कोश में 2 इलेक्ट्रॉन है। भाई ऑप्शन देखिए, किस तत्व के अंतिम कोश में 2 इलेक्ट्रॉन है। एक है पोटेशियम, लिथियम, कैल्शियम और आपका सोडियम। बताइए किस तत्व के अंतिम कोश में 2 इलेक्ट्रॉन है। भाई इसके पास एक होता है, इसके पास एक होता है, इसके पास 2 होता है, इसके पास 1 होता है, बताया था ना। ठीक है, तो इसका आंसर आ जाएगा आपका कैल्शियम। कैल्शियम देखिए इनके पास 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, आपको पहले लिख रखे मैंने। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। आगे जो प्रश्न है वो ये है कि निम्न में से किस तत्व की जो अंतिम कक्षा है, क्वेश्चन नंबर 251, वो आपके भरी हुई है। तो बताया था भाई इनकी भरी हुई होती है, जो आपके वर्ग 18 होते हैं ना, इनकी जो अंतिम कक्षा है आपकी भरी हुई होती है। ऑप्शन देखें तो देखिए जिनोन, रेडियम, फ्लोरीन और आपका स्कैंडियम। तो बताया था भाई जिनोन जो है वो आपकी वर्ग 18 की है। आगे बात करते हैं, पहले आवर्त में दोनों तत्वों में संयोजी इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो आपके किसमें होते हैं। देखिए पहले आवर्त की अगर हम बात करें, पहले आवर्त में क्या होते हैं, पहला जो अपना आवर्त होता है ना उसमें आपके आते हैं एक तो हाइड्रोजन और आपका हीलियम। जब आप आधुनिक आवर्त सारणी पढ़ेंगे तब आपको बताया जाएगा। तो ऊपर जो होता है ना फर्स्ट आवर्त होता है, फिर नीचे सेकंड, थर्ड, ऐसे 7 आवर्त होते हैं। तो पहला जो आवर्त होता है ना उसमें आपके हाइड्रोजन और हीलियम 2 ही एलिमेंट आते हैं। बताया था ना भाई पहला आवर्त जो होता है उसमें 2 होते हैं, दूसरे में कितने होते हैं, दूसरे और तीसरे में 8, चौथे और 5 में कितने होते हैं आपके 18। ठीक है, और छठे और 7वें में कितने एलिमेंट होते हैं 32। तो ऐसे पूछ रहे हैं भाई जो पहला आपका जो आवर्त है, पहला पीरियड है, उसमें जो इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे, तो बताइए कौन सी कक्षा में सारे के सारे इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे, के, एल, एम या एन, किस कक्षा में सारे के सारे इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे। तो मैंने आपको बताया था भाई एच या आपका हाइड्रोजन है और आपका हीलियम है। हाइड्रोजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन है 1, हीलियम के पास कितने हैं 2। तो हम क्या करते हैं के में देते हैं पहले, सबसे पहले के में कितने आएंगे 2, तो हाइड्रोजन का जो 1 है वो भी इसमें आ जाएगा और हीलियम का 2 भी इसमें आ जाएगा। लिथियम के पास कब जाता, वो आपके एल कक्षा के पास कब जाता, जब आपके ऐसी श्रेणी होती है 2 8 वाले, है ना, 8 और 8 है, 8 और 8 इस प्रकार से यहाँ पे आते। लेकिन यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन है इसलिए ध्यान रखना ये आपके के कक्षा में ही भरे जाएंगे। चलिए अगला जो क्वेश्चन है वो ये है कि परमाणु क्रमांक 17 वाला जो तत्व है उसकी विशेषता किस तत्व के समान है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए आपको मैंने बताया था भाई एक ही ग्रुप के जो एलिमेंट होते हैं ना उनमें जो केमिकल प्रॉपर्टी होती है समान होती है। तो आपको बोला गया कि वर्ग 17 जो है आपका, क्या वर्ग 17 नहीं, परमाणु क्रमांक, एटॉमिक नंबर, आपका एटॉमिक नंबर 17 वाला जो एलिमेंट है ना, 17 वाला एलिमेंट है उसका परमाणु क्रमांक
किसके समान, उसकी जो विशेषता है किसके समान है, यानी कि आपका जो एटॉमिक नंबर 17 वाला जो एलिमेंट है उसकी केमिकल प्रॉपर्टी किस परमाणु क्रमांक के तत्व के साथ समान होगी। ऑप्शन आपको दे रखा है 33, इसके बाद दे रखा है 18, इसके बाद दे रखा है 34, इसके बाद दे रखा है 35। देखिए गाइस, ऐसे प्रश्नों को कैसे करेंगे, ऐसे प्रश्नों को करने का एक बहुत जबरदस्त तरीका आपको बता रहा हूं। आपसे पूछ ले, बताइए कौन से दो तत्व हैं जिनकी जो केमिकल प्रॉपर्टी है समान होगी। मैंने अभी आपको बताया था जिनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने पर अंतिम कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन है वो अगर समान आ जाए तो ध्यान रखना कि उनकी जो केमिकल प्रॉपर्टी है वो क्या होगी, समान होगी। पहले हम क्या करते हैं, जो आपको 17 नंबर दिया गया है इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखते हैं। कैसे लिखेंगे, 2 8 8 18 18 32 32 रूप में। तो देखिए 17 है तो कैसे लिखेंगे, 2 8 8 कितने हो गए, 8 और 8 2 16 और आपका 18। तो कैसे लिखेंगे, 17 को ऐसे लिखेंगे, ठीक है, 2 8 8। देखो लिखने का तरीका है ना, वो आपका क्या है, लिखने का तरीका है 2 8 8 18 18 और 32 32। तो हमको 17 लिखनी है तो कैसे आएंगे, 2 इसमें गए, 8 इसमें कितने हो गए 10 और 7 ये कितने हो गए 17। अब ये तो इसके अंतिम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन है, 7। अब आपको इनमें चेक करने हैं भाई इनके अंतिम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन है, तभी हम बता सकते हैं कि इसकी प्रॉपर्टी किसके समान है। लिखते हैं इसका, देखिए 33 को कैसे लिखेंगे, 33 को इसको लिखेंगे 2 8 8 कितने हो गए, 8 दूनी 16 और कितने हो गए आपके 8 2 18। बच्चे कितने, 33 टोटल हैं, ठीक है। तो 33 में से अगर आपके कितने गए, 18 गए, कितने बचे 13, तो ये बचे और 2 ये कितने बचे 15 15। तो ये आपका हो जाएगा ऐसे 15, ठीक है। एक तो आपका ये आ गया 2 8 8 और आपका कितना आ गया, आपका आ गया 15, ठीक है। अब देखिए आगे बात करते हैं, आगे अगर बात करें तो यहाँ पर देखिए ये आपका आ जाएगा, यहाँ पर अगर बात करें 18, तो 18 में देखिए, तो 18 में देखिए 18 में क्या होगा, 18 कैसे लिखेंगे, 2 8 और आपका 8 कितने हो गए, 8 दूनी 16 17 18 ये हो गया। अगर हम 34 की बात करें, 34 कैसे लिखेंगे, 34 को हम लिखेंगे 2 8 8 और इसको कैसे लिखेंगे 16। अगर हम 35 की बात करें, 35 की, तो इसको हम लिखेंगे 2 8 8 और यहां पर क्या लिखेंगे 17। और 17 देखिए 17 जो है इसके पास देखिए 17, अगर 17 इलेक्ट्रॉन है इसका मतलब क्या है, इसको हम लिख सकते हैं 7 इलेक्ट्रॉन इसके अंतिम कोश में है, ठीक है। 7 इलेक्ट्रॉन इसके अंतिम कोश में है और इसके भी अंतिम कोश में 7 इलेक्ट्रॉन है, इसलिए इसकी जो प्रॉपर्टी है वो आपके किसके समान होगी, इसके 35 वाले के समान होगी। इसको और क्लियर करने के लिए हम जो इलेक्ट्रॉन की विन्यास है ना उसको बड़े वाले में लिख सकते हैं, जैसे 1s 2s 2p 3s, उसमें आप लिखोगे तब आपको और क्लियर हो जाएगा। लेकिन इनका जो आंसर आएगा वो क्या आ जाएगा आपका 35 वाले के साथ, ठीक है। जो आपका 35 है इसके साथ इसका आंसर आएगा। अगला जो क्वेश्चन है 254 वो ये है कि किस तत्व के अंतिम कोश में 1 से 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं। 1 से 3 के बारे में आपको बताया था भाई, 1 से 3 जो इलेक्ट्रॉन है वो आपके किस में होते हैं, 1 से और 3 इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो आपके होते हैं किस में, आपके मेटल के अंदर, ठीक है। मेटल के अंदर होते हैं 1 से 3 इलेक्ट्रॉन। आगे बात करते हैं, आगे जो क्वेश्चन है वो ये है कि सबसे जो बाहरी ऑर्बिट है उसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या किस में समान है। आपको ऑप्शन दिए गए हैं, ठीक है, ऑप्शन ए बी सी और डी। देखिए एक दिया गया है O और F, एक आपको दिया गया है AS और BI, एक आपको दिया गया है H और HE, एक आपको दिया गया R AR और K। यानी कि आपसे पूछा कि लास्ट सेल में अंतिम कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन है वो किस में समान है। अभी आपको बताया था, अब ये बना रखे मैंने ग्रुप। देखिए ये जो आपका ये 16 वर्ग का है, ठीक है, ये आपका जो फ्लोरीन है वो 17 वर्ग का है, इनका तो कभी समान नहीं होगा। ये यहाँ पर देखिए ये दो है ना, ये दोनों, ये देखिए कहाँ पर है, ये रहे, ये दोनों यहाँ पर देखिए जो आपके हैं ये रहे, बिस्मिथ ये रहा और आर्सेनिक ये रहा। तो यानी कि ये वाले जो हैं इनके क्या होंगे, जो आपके केमिकल प्रॉपर्टी हैं वो समान होंगी, है ना। ये आपका आंसर आ जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है वो है कि किस तत्व के अंतिम कोश में 8 इलेक्ट्रॉन तो है ही हैं, साथ ही 3 कक्षाएं हैं। अब मैं आपको बताता हूं कि हम कैसे पता लगाएंगे कि किस तत्व के पास कितनी कक्षाएं हैं। देखिए मान लीजिए हमारे पास कोई भी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किसी का भी दिया गया है, तो हम कैसे पता लगाएंगे उसके पास कितनी कक्षाएं हैं। मान लीजिए किसी भी तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ऐसे दे रखा है 2 8 3, ठीक है, तो हम कैसे पता लगाएंगे उसके पास कितनी कक्षाएं हैं। तो बताया था ना भाई, ये कक्षाएं होती है, ये K कक्षा है, L कक्षा है, M कक्षा है, यही तो है, और क्या चाहिए, ठीक है। इसी तो कहते हैं। प्रश्न देखिए घुमा के दे दिया, प्रश्न में क्या कह दिया कि किस तत्व के अंतिम कोश में 8 इलेक्ट्रॉन तो है ही हैं, साथ ही 3 कक्षाएं हैं। तो अंतिम कोश में इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 8,
तो ये कौन सा हो गया 8 और 8 16 और 2 18, 18 नंबर कौन आता है आर्गन। तो ऑप्शन में देखिए क्रिप्टॉन, नियोन, जिनोन और आपका आर्गन, तो आर्गन इसका राइट आंसर आ जाएगा। आगे बात करते हैं अधातु जो होती हैं उनमें आमतौर पर सबसे अंतिम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, यानी कि हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन इन आउटर सेल ऑफ नॉन मेटल। तो बताया था भाई 5 6 7 8 याद रखना है, 5 6 7 और 8, यानी कि 1 से 3 जो होते हैं 1 2 3 आपके मेटल के अंदर होते हैं और 5 6 7 8 जो आपके क्या होते हैं आपके नॉन मेटल के अंदर होते हैं। आगे बात करें कि निम्नलिखित तत्वों में से किसमें 3 तो कोश हैं और 8 इलेक्ट्रॉन है अंत में। तो अभी ये क्वेश्चन अभी थोड़ी देर पहले आया था, यही रहा आपका जो आर्गन है, इसका आंसर आ जाएगा। आगे देखिए, आगे आपको बोल रखा है अगला जो प्रश्न है ये थोड़ा सा आपका अच्छा 259, क्वेश्चन नंबर 259 है, इसको मेरे को पूरा लिखना पड़ेगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 259 देखिए, क्वेश्चन नंबर 259 में आपको दे रखा है कि ए और बी दो तत्व हैं, इनके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आपको दे रखे हैं। पहले का क्या है, पहले का जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है वो आपका है 1s2, दूसरा है 2s2, तीसरा है 2p6 और अगला है 3s1। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास तो ये रखा। बी का जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है वो आपका है 1s2, इसके बाद में है 2s2, इसके बाद में 2p6, इसके बाद में है 3s2, ठीक है, उसके बाद में है आपका 2p6 के बाद में आपका 3s2 और आपका 3p4। अब देखिए ये आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास दिया गया है और आपको बोला गया है इनके कॉम्बिनेशन से जो कंपाउंड बनेगा, ठीक है, वह बहुत अच्छा प्रश्न है। इनके कॉम्बिनेशन से जो कंपाउंड बनेगा उसका फॉर्मूला कैसे होगा, ऐसे देखिए AB3 है ना, दूसरा कैसा होगा, दूसरा आपको दे रखा है AB2, ठीक है, अगला है A2B और चौथा जो है आपका AB, ठीक है। तो देखिए यहां पर देखो इस प्रश्न को करेंगे, वो बहुत अच्छा प्रश्न है गाइस, ठीक है, बहुत अच्छा प्रश्न। देखिए इसको करते हैं। तो देखिए कंपाउंड आपसे पूछा गया है, दो एलिमेंट है A एंड B और इनके आपको क्या दिए गए, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दिए गए हैं। आपसे पूछा गया कि जब दोनों आपस में कंपाउंड बनाते हैं मिक्स करके, तो बताइए भैया कौन सा बनेगा। तो देखिए मैंने आपको बताया था जो आपके कोई भी एलिमेंट होते हैं उनकी जो संयोजकता होती है, वैलेंसी जो होती है, अंतिम कोष में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं ना उसके आधार पर तय होती है। तो देखिए 1 का देखो, 1 में क्या होते हैं 1, 2 में देखिए 2s और 2p, लास्ट वाले को देखना, लास्ट में ओनली 3s है। इसका मतलब क्या है, इसके पास अंतिम कोष में क्या है, एक ही इलेक्ट्रॉन है। क्या है, एक ही इलेक्ट्रॉन। और s में कितने आ सकते हैं, s में कितने आ सकते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन। इसलिए क्या करना है, ये आपका या तो एक इलेक्ट्रॉन त्यागेगा या एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर सकता है, यानी कि इसकी संयोजकता +1 भी हो सकती है, -1 भी हो सकती है। इसके बारे में बात करें, देखिए 1s को छोड़ दीजिए, 2s में पूरे को छोड़ दीजिए। अब आते हैं अंतिम कोष के बारे में। तो अंतिम जो कोष आपका है 3s जो वाला है वो। अब देखो 3 में क्या कर रहा है, एक तो आपका आ रहा है 3s और एक आ रहा है आपका 3p। अब यहां पर देखिए, यहां पर क्या है 3s और 3p, और आपको पता होना चाहिए भाई 3 जो है 3 वाले में अष्टक नियम के अनुसार क्या होता है, 8 इलेक्ट्रॉन अंतिम कक्षा में आ सकते हैं। तो कितने हैं, 2 और 4 कितने हो गए, 6। इसका मतलब क्या है, 2 इलेक्ट्रॉन की कमी है। इसका मतलब इसकी संयोजकता कितनी होगी, -2, और इसकी कितनी होगी, +1। अगर इसके आधार पर देखें तो ठीक है ना। अगर आपको संयोजकता का पता नहीं लग रहा ना, संयोजकता कैसे बनती है, देखिए अंतिम कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन है उनको आप कैलकुलेट करो। अंतिम कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन है ना भाई, अंतिम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं अष्टक नियम के अनुसार, है ना। या तो आप उसके आधार पर देख लो, या फिर इस पर्टिकुलर इसके आधार पर भी देख सकते हैं भाई, पी में एस में कितने हो सकते हैं, पी में कितने हो सकते हैं। आप कैसे भी संयोजकता निर्धारण कर सकते हैं, ठीक है। तो देखिए अब यहां पर देखिए, आपको वापिस से बताता हूं भाई संयोजकता कैसे पता लगाएं। तो देखिए 3s है। अब s में आप जानते हैं 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, इसके पास कितने हैं, 1। मतलब क्या है, 1 इलेक्ट्रॉन की कमी है या 1 इलेक्ट्रॉन त्याग सकता है, इसलिए इसकी संयोजकता हो गई वो आपकी हो गई 1। इसके बारे में बात करें, अंतिम कक्षा में इसके पास है p4। आप जानते हैं कि p में अधिकतम 6 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं ना, 6 इलेक्ट्रॉन। इसका मतलब क्या है, इसके पास है 4, इसका मतलब क्या है, 2 की कमी है, इसका मतलब इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन है। इसलिए ध्यान रखना, जब आपके ये क्या बनाएंगे, जब आपके क्या बनाएंगे, कंपाउंड बनाएंगे, तो एक तो है -2 संयोजकता वाला, एक है 1 संयोजकता वाला। तो इसलिए कौन सा आंसर आ जाएगा, आंसर अगर हम देखें तो A और 2B, ठीक है, ये वाला आंसर आएगा। ऑप्शन नंबर आपका 3rd, ठीक है, आपका ऑप्शन नंबर C है वो इसका राइट आंसर आ जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर 3rd, ये क्वेश्चन नंबर कौन सा था,
ये आपका जो क्वेश्चन था वो आपका था क्वेश्चन नंबर 259, ठीक है। A2B बनेगा, ठीक है, A2B। अब आप सोचेंगे या सर ये क्यों नहीं बना AB2, ठीक है। तो देखिए मैं आपको बता दूं, मान लीजिए कोई भी आपका एस तत्व लीजिए जिसके पास माइनस वाले 2 हैं और प्लस वाला क्या है, प्लस वाला 1 है। जैसे मान लीजिए H2O, इसका सबसे बढ़िया एग्जांपल है ना। मैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की बात नहीं कर रहा, मैं आपको सिर्फ ये बताना चाहता हूं जिसके पास अंतिम कोष में एक तो इधर इलेक्ट्रॉन है ना, हाइड्रोजन होता है, हाइड्रोजन का अंतिम इलेक्ट्रॉन विन्यास 1s1 होता है, और ऑक्सीजन के पास जो अंतिम कोष में इलेक्ट्रॉन होता है वो आपका क्या होता है, आपके पास उसके पास जो इलेक्ट्रॉन होता है आपका P4 है, 2 इलेक्ट्रॉन कमी होती है। तो यहां पर क्या होता है कि जो हाइड्रोजन है ये तो +1 वाला है और ऑक्सीजन आपका -2 वाला है ना। तो इनके कॉम्बिनेशन जो आपका कंपाउंड बनता है वो आपका H2O बनता है, ध्यान रखना, H2 यानी कि A2B वाला। इसलिए ऑप्शन नंबर सी है इसका राइट आंसर आ जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं। अगला जो क्वेश्चन है वो है उसको हम देखते हैं, ठीक है। अगला जो क्वेश्चन है उसको हम देखते हैं। अगला जो प्रश्न है वो ये है कि ऑक्सीजन के परमाणु में कितने संयोजी इलेक्ट्रॉन होते हैं। भाई ऑक्सीजन के परमाणु में ऑक्सीजन के पास 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। 8 कैसे लिखेंगे, 2 और 6, तो कितने हो गए संयोजी इलेक्ट्रॉन, ये वाला होता है लास्ट वाला, कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 6, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला जो एक ऑक्सीजन परमाणु में कितने संयोजी इलेक्ट्रॉन पूछ रहा है गाइस, ठीक है। ये अंतिम कक्षा में इलेक्ट्रॉन नहीं पूछ रहा, संयोजी इलेक्ट्रॉन का मतलब इसकी संयोजकता। तो देखिए आपको अष्टक नियम से बताया था भाई अंतिम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, अब इसके पास कितने हैं, 6, इसका मतलब क्या है 2 इलेक्ट्रॉन की कमी है, इसलिए इसकी संयोजकता क्या हो जाती है -2। ऑक्सीजन होती है -2 स्टेट में होती है। आगे एक और क्वेश्चन है उसको हम कर लेते हैं, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कि नीचे दिए गए तत्वों में से किसका आकार सबसे छोटा होगा। देखिए आपको दे रखा है, एक आपका है Na+, ठीक है, एक आपका है Mg+2, ठीक है, एक आपका है Al+3, ये आपको दिए गए। अब देखिए सोडियम जो होता है, मैंने आपको पहले बताया था भाई सोडियम जो होता है उसके पास होते हैं 11 इलेक्ट्रॉन, मैग्नीशियम के पास कितने होते हैं 12 इलेक्ट्रॉन, और एल्यूमिनियम के पास होते हैं 13 इलेक्ट्रॉन। प्लस जब आते हैं, प्लस का मतलब धनायन, मतलब इलेक्ट्रॉन त्यागना, तो सोडियम ने 1 इलेक्ट्रॉन त्यागा, कितने हो गए 10। मैग्नीशियम का +2 मतलब 2 इलेक्ट्रॉन त्यागे, मतलब क्या हो गया 10, और एल्यूमिनियम ने +3 मतलब 3 इलेक्ट्रॉन त्यागे, इसका मतलब 10। इसका मतलब क्या है, इनके पास जो इलेक्ट्रॉन की संख्या है वो आपका समान है। और जब किसी तत्व जो है जिनके पास इलेक्ट्रॉन की संख्या समान होती है ना, तो फिर उनके आकार का पता हम कैसे लगाएंगे, तो ध्यान रखना कि आकार का पता ऐसे लगता है जितना माइनस होता है उतना ही बड़ा आकार होता है, और जितना धनावेश होता है उतना ही छोटा। ध्यान रखना है, जितना धनावेश बढ़ता रहेगा आकार छोटा होता जाएगा, जितना ऋणावेश बढ़ेगा आकार बड़ा होता जाएगा। आपको जब आधुनिक आवर्षण पढ़ाऊंगा तब आपको इसके बारे में बताऊंगा ऐसा क्यों होता है। देखिए तो यहां पर सबसे छोटा जो आकार होगा किसका होगा, Al+3 का सबसे छोटा। उसके बाद किसका होगा, उसके बाद होगा आपका Mg+2 का आकार बड़ा होगा, और उसके बाद सबसे बड़ा जो होगा आपका Na+ का आकार होगा, ठीक है। चलिए अगला जो प्रश्न है वो यहाँ पर देखते हैं। अगला जो प्रश्न है, एक तत्व है उसका इलेक्ट्रॉन 2-6 है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दे रखा है 2, इसकी पहचान करो। ऑक्सीजन पहले आ गया। आगे बात करते हैं। अगला जो प्रश्न है वो ये है कि निम्न में से कौन सा एक धातु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है, मेटल का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की पहचान करनी है। बताया था ना भाई, अंत में अगर लास्ट में उसमें 1, 2 और 3 है तो वो मेटल का है। देखिए क्वेश्चन नंबर कौन सा है, ये क्वेश्चन नंबर 263, ऑप्शन दे रखे हैं। देखिए ऑप्शन है 283, अगला है बी 286, सी जो वो आपका है 284, और डी जो है वो आपका है 285। तो बताया था मेटल जो होते हैं उनके अंतिम कोष में 1, 2 या फिर 3 ही इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, वो आपके क्या होती है धातु को, मेटल को प्रदर्शित करते हैं। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। एक तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2, 8, 7 है, यानी कि एक तत्व है जिसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2, 8, 7 है। क्या है, 2, 8 और 7 है। तो इसकी वैलेंसी क्या है, इसकी संयोजकता क्या है। तो आपको बताया था भाई संयोजकता का निर्धारण करते हैं अंतिम कोष से। किससे करते हैं, अंतिम कोष से। अंतिम कोष में कितने इलेक्ट्रॉन है, 7, होने चाहिए कितने, 8। इसका मतलब क्या है, 1 की कमी है, तो क्या करेगा, 1 इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, किसी से उधार ले लेगा, और उधार लेगा, सीधी सी बात है, इसकी संयोजकता क्या आ जाएगी, -1। लेकिन ध्यान रखना, हम जो ऑप्शन में देखते हैं ना, जो ऑप्शन लिखते हैं तो संयोजकता माइनस+ में नहीं लिखते। इसका मतलब है इसकी संयोजकता क्या है, वो आपकी क्या है, 1 ही है। क्या है, 1 ही है। तो ध्यान रखना इसकी संयोजकता होती है वो आपके 1 ही है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला जो प्रश्न है वो ये है, अगले प्रश्न जो है कि किसी तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2, 8, 5 है। एक तत्व है जिसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2, 8
5 है। इसमें भैया प्रोटॉन की संख्या बताइए। ठीक है, कोई इलेक्ट्रॉन पूछता है, इसने प्रोटॉन की संख्या पूछ ली। मैंने आपको एक चीज बताई थी, अगर कोई एलिमेंट है उसके पास प्लस माइनस कुछ नहीं लग रहा, तो जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं उसमें क्या होते हैं, प्रोटॉन होते हैं। तो इसके पास टोटल इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, 2 + 8 + 5, इसका मतलब कितने हो गए, 15। तो जितने इलेक्ट्रॉन है उतने क्या हो जाएंगे, प्रोटॉन। इसका मतलब प्रोटॉन कितने हो गए, 15 ही होंगे। चलिए अगले प्रश्न की ओर देखते हैं। अगला जो प्रश्न है वो ये है कि एल्युमिनियम का सही इलेक्ट्रॉन के विन्यास क्या है। अरे भाई इतना सीधा प्रश्न कौन पूछता बताइए, आप खुद ही कर देंगे। जो आपका जो एल्युमिनियम है, एल्युमिनियम इसका इलेक्ट्रॉन के विन्यास, एल्युमिनियम क्या होता है, 13 नंबर पे आता है। तो देखिए कैसे लिखेंगे, 2 8 और 3 हो गए ना भाई, ऐसे लिखेंगे 2 8 8 18 18 32 32 2 8 3, बड़ा सिंपल सा है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला जो प्रश्न है वो ये है कि एक तत्व का इलेक्ट्रॉन विन्यास है 2 8 8 1। तो इस तत्व का नाम बताइए। एक तत्व है, एक एलिमेंट है जिसका जो आपका इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन है वो आपका है 2 8 8 1। आपको बताना इसका नाम। तो देखिए 2 + 8 + 8 + 1 कितने हो गए, 19, है ना। आपको हो गए 19 नंबर पे, और 19 नंबर जो है आपको पता होना चाहिए। ठीक है, क्या पूछा गया है, इसका इलेक्ट्रॉन विन्यास अगर 2 8 8 1 है तो तत्व का नाम, तो आपको पता होगा 19 नंबर पे कौन आता है, पोटेशियम भाई साहब आते हैं अपने। ठीक है, पोटेशियम। ठीक है, ये पोटेशियम 19 नंबर पे आते हैं, कैल्शियम आते हैं 20 नंबर पे। तो गाइज ये थे आपके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास से जो आपके क्वेश्चंस पूछे गए थे रेलवे ग्रुप डी भर्ती 2018 में, सारे मैंने करा दिए हैं। ठीक है, सारे क्वेश्चंस मैंने करा दिए हैं आपके रेलवे ग्रुप डी भर्ती के। ठीक है, चलिए एक छोटा सा एक यहाँ पर एक टॉपिक और है, उसको मैं आपको बता देता हूं। ठीक है, इसमें दिया गया है हाइगेनबर्ग का अनिश्चितता का सिद्धांत। ये क्या है, ठीक है, इसको भी मैं आपके सामने करा देता हूं भाई। ये क्या चीज है, देखिए ये है हाइगेनबर्ग का, ठीक है, टॉपिक लिख लीजिए, हाइगेनबर्ग का। ठीक है, ये छोटा सा है, हाइगेनबर्ग का अनिश्चितता का सिद्धांत। ठीक है, हाइगेनबर्ग जो है उसका अनिश्चितता का सिद्धांत, इसको इंग्लिश में बोलेंगे हाइगेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। ठीक है, इसको लिख देता हूं। ठीक है, इसको अंग्रेजी में बोलेंगे हाइगेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। ठीक है, तो देखिए ये जो आपका सिद्धांत है ना, वो ये कहता है कि कोई भी आपका एक गतिमान कण है ना, कोई आपका रनिंग आपका कोई पार्टिकल है, आपका जो हाइगेनबर्ग होता है उसने ये कहा था अगर आपको कोई रनिंग पार्टिकल है तो उसमें अगर आप उसकी स्थिति ज्ञात कर रहे हो और उसकी स्थिति मतलब उसकी पोजीशन ज्ञात कर रहे हो और उसका जो संवेग है, मोमेंटम, अगर आप एक साथ कैलकुलेट करते हो तो ये पॉसिबल नहीं है। ये आपका कहलाता है हाइगेनबर्ग का अनिश्चितता का सिद्धांत। यानी कि कोई भी रनिंग पार्टिकल है, कोई भी आपका गतिशील कण है, उसकी स्थिति और उसका जो आपका संवेग है उसका एक साथ आप गणना नहीं कर सकते। यह आपका कहलाता है हाइगेनबर्ग का सिद्धांत। इसे हम ऐसे प्रदर्शित करते हैं, अगर उसकी स्थिति में जो परिवर्तन है वो डेल्टा एक्स है और उसका जो संवेग है वो आपका डेल्टा पी है। ठीक है, तो इसमें ये आपके किसके बराबर होता है, h/2π के बराबर होगा या फिर क्या होगा, उससे ग्रेटर देन होगा। यहाँ पर h जो होता है आपका प्लांक स्थिरांक कहलाता है, प्लांक कांस्टेंट कहलाता है। ओके गाइस, आशा करते हैं आज की जो क्लास है आपको बहुत ही पसंद आई होगी, और आप इस चैनल पर नए हैं, चैनल को आप सब्सक्राइब कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं गाइस अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद जय भारत।